नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय क्या है बाबू? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। भैया अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपका जो है ना पूरा अध्याय जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देखने का कोनो झमेल नहीं। हाँ और हाँ, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते समझिए आप लोग को पूरा जो है ना ये अध्याय एकदम देसी भाषा में याद हो जाएगा, एकदम कहानी के तरह, एकदम कहानी की तरह। कहते हैं ना भाई कि सर इतिहास पढ़ते हैं ना बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, सर दर्द करने लगता है, नींद लगने लगता है। कोनो चीज़ नहीं लगेगा, कोनो चीज़ नहीं लगेगा। बड़ा मजे से हम आपको पढ़ाएंगे और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बशर्ते आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। समय नहीं दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो शुरू होता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आपको हम समझाते यहाँ पे झमेल जो था कहाँ कहाँ था वो घटना समझाते हैं, हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखो हिंद चीन जो मैंने आपको बताया, हिंद चीन के अंतर्गत ये तीन बड़े बड़े क्षेत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे क्षेत्र ही समझना आप लोग को, आगे मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये जो थे वियतनाम, काम्बोडिया और लाओस, और इधर जो देख रहे हैं ये फ्रांस है। क्या है भैया? ये फ्रांस है। और फ्रांस का जो है यहाँ पे शासन होता है, कब्जा होता है किस पे? वियतनाम, काम्बोडिया और लाओस पर, ठीक है। ये कौन है? फ्रांस। बड़ा ही हरामी टाइप का था, समझे कि नहीं समझे? और हाँ, जब ये दोनों ये इस पे वियतनाम, काम्बोडिया और लाओस पे किसका शासन चलता था? फ्रांस का। तो ये तीसरा जो अमेरिका है ना, हर बार आपको आगे हम आपको समझाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अमेरिका जो अपना टांग हमेशा आड़ देता था। अब देखो वियतनाम के अंतर्गत आता था अन्नाम, ठीक है, और आता था तोकिन। ये दो शहर आते थे, ठीक है। ये दो बड़ा शहर थे वियतनाम के। तो भैया ये जो थे वियतनाम को दो भाग में बांटा गया था, वियतनाम को दक्षिणी और उत्तरी में। तो दोनों में लड़ाई चलता था, गृह युद्ध जिसको कहते हैं गृह युद्ध। अब गृह युद्ध किसको कहते हैं? मान लो बिहार, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार मान लेना है आप लोग को। अगर लड़ाई हो रहा है दोनों में तो उसको क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। तो गृह युद्ध जब हो रहा था तो अमेरिका इसमें भी टांग अड़ा देता था। मतलब अगर आपसी लड़ाई हो, अगर घर की लड़ाई हो, तो तीसरे को मजा नहीं लेने देना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हुआ। फिर ये जो जापान देख रहे हैं ना, बहुत ही शक्तिशाली देश था। क्या था ये? बहुत ही शक्तिशाली देश था। और इस पे जो एक और कहानी आएगा आप लोग को याद दिलाएंगे कि अमेरिका जो है ना इस पे ही परमाणु बम गिराया था। और अभी तक ना इस देश का ऐसा स्थिति है, लंगड़ा लुल्हा पैदा होता है देश में, ठीक है। और चीन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और अपने भारत की भी कहानी इसमें है, ठीक है। आएंगे आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक मैप देख लीजिए, और मैप में क्या है ध्यान देना। तो मैप में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए क्या है? स्पेन, ठीक है। ये क्या है? स्पेन। और ये क्या है? फ्रांस। आई होप आप लोग को रेड से दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैप ना बहुत बड़ा है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड से भी बड़ा है मैप, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देखो, ये जो है ये सब जो है यहाँ से इधर से देखो भाई, इधर से लेके ये कहाँ आया था? यहाँ आया था। तो यहाँ क्या है भाई? ये देखो लाओस, वियतनाम और काम्बोडिया का। ये मतलब इसको कहा जाए तो ये क्या था? हिंद चीन था। क्या था? हिंद चीन था। तो यहाँ से देखो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया। और हाँ, जो अपने भारत पे भी शासन जो क्या था ना, यहीं से ये सब आया था, ठीक है। यहीं से ये सब आया था। और अपना भारत कहाँ है भैया? ये देखिए अपना भारत है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अपना भारत यहाँ पे है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, ये है पाकिस्तान। और ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है चाइना है। और इधर बगल में तनिगो का है नेपाल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये जो है हम लोग का ये लाओस हो गया, ये वियतनाम हो गया, ये वाला क्षेत्र। और इसको छोटा मैप में भी दिखाएंगे आप लोग को ताकि पता चले। तो ये दिखा रहे थे, देखो यहाँ से जो है ना यहाँ तक ये जो समुद्री, ये रास्ता कौन सा हो गया? समुद्री रास्ता हो गया। क्या हो गया? समुद्री रास्ता से होकर यहाँ पे आए थे लोग, क्या करने? व्यापार करके राज चलता था उस समय, ठीक है। इसी प्रकार से आइए आगे हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई? देखो मैंने बोला था ना मैप पे आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा। यहाँ पे देखो ये जो क्या है? वियतनाम है। क्या है? ये वियतनाम है भैया। कहाँ? रेड, हाँ।
ये जो है क्या है, वियतनाम है, और ये है लाओस, और ये है काम्बोडिया। क्या है, काम्बोडिया। तो लाओस और काम्बोडिया ये हो गया, और ये जो देख रही है वियतनाम है, और वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। दो भाग में जो है बांट दिया गया था। ये हो गया आपका उत्तरी, ठीक है, ये क्या हो गया उत्तरी, और ये हो गया आपका दक्षिणी। क्या हो गया, दक्षिणी। और यहाँ पे जो था उत्तरी में होचिमिन का शासन चलता था, और यहाँ पे दक्षिणी में बाओदाई का शासन चलता था। अब यहाँ पे एक और जो था होचिमिन मार्ग था, यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक मार्ग था होचिमिन, और यहाँ पे एक जगह है, शायद मुझे भी नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे एक जगह है जो होचिमिन के नाम से ही जाना जाता, और इस मार्ग पर जो है अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। उसकी कहानी भी हम लोग आगे सीखेंगे। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को बढ़िया से दिख रहा होगा, ये क्या है, काम्बोडिया है, ये काम्बोडिया है। और एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, देखो इसके जस्ट बगल में जो है, इसके जस्ट बगल, हिंद चीन के जस्ट बगल में अपना क्या है, भारत है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। तो यहां देखो ये क्या है, अन्नाम, ये जो है अन्नाम, और इधर देखो तोकिन। मैंने आप लोग को चर्चा किया था अन्नाम और तोकिन किसके, वियतनाम के अंतर्गत आता है। ये जो क्षेत्र है आप लोग का, ये क्या हो गया, वियतनाम। और ये जो है हनोई शहर कहाँ था, हनोई शहर कहाँ था, तोकिन के अंतर्गत ही था। ठीक है, अब देखो इधर अपन का थाईलैंड हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसमें देखना ही नहीं। लाओस, ये हो गया आपका लाओस, ये क्षेत्र आपको समझ में आ गया। आते हैं अब मेन मुद्दे पे। ठीक है, अब यहां से आप लोग की कहानी हम शुरुआत करते हैं और मजे से आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, यहां पे आप लोग को समझना है कि हिंद चीन को क्या बोला जाता था, इंडो चाइना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता था, इंडो चाइना। और वियतनाम के अंतर्गत अन्नाम, तोकिन और एक कोचिन। ठीक है, कोचिन, चीन नहीं, कोचिन नाम का एक शहर था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाओस और काम्बोडिया, मतलब अगर पूछे हिंद चीन किसको कहते हैं, हिंद चीन किसको कहते हैं, तो कहना है आपको वियतनाम, लाओस और काम्बोडिया के एक बड़ा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। और ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, होचिमिन की अध्यक्षता में वियतनाम लोकतांत्रिक मतलब जहां लोगों का चले, जहां पे लोगों के द्वारा सरकार चुना जाए। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था। फ्रांस का उपनिवेश जो था 1945, फ्रांस का उपनिवेश कब तक था, 1945 तक था। वियतनाम आजाद हुआ, धीरे धीरे जो है वियतनाम आजाद हुआ। उसके बाद ये दोनों जो था लाओस और काम्बोडिया भी आजाद हुआ। तो इसकी कहानी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, किसके बारे में समझ लेते हैं, सबसे पहले वियतनाम के बारे में। और वियतनाम जो देख रहे हैं ये वियतनाम है। ठीक है, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। इसे ही क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध में क्या हुआ था, एक भाग हो गया उत्तरी, ऊपर मैं आपको बताया था कि उत्तरी वियतनाम जिसमें किसका शासन चल रहा था, होचिमिन के नेतृत्व चल रहा था। और ये जो थे क्या थे, समाजवादी सरकार चलाते थे। और ये जो दक्षिणी वियतनाम देख रहे हैं यहाँ पे किसका था, बाओदाई का नेतृत्व था, मैंने आपको बताया। प्रतिक्रियावादी था और ये निरंकुशवाद सरकार था, निरंकुशवाद। इसके लिए हम कोई शब्द नहीं देंगे, एकदम दोगला समझते हैं ना, जो प्रजा के ऊपर अत्याचार करे उसको क्या कहेंगे, दोगला कहेंगे। निरंकुश का मतलब अगर पूछ दे तो एग्जाम वगैरह हम पूछ दे तो अंकुश, जिस पे कोई किसी भी प्रकार की अंकुश ना हो। और ये दोनों के बीच में क्या चल रहा था भैया, लड़ाई चल रहा था। तो बीच में जो है कौन मजा ले रहा था, यहाँ पे अमेरिका। कौन मजा ले रहा था, अमेरिका इसमें मजा ले रहा था। ठीक है, कौन मजा ले रहा था, अमेरिका इसमें मजा ले रहा था। आइए आगे इसमें और भी डिटेल से हम कहानी को समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी देखो आगे, अभी देखो गृह युद्ध में उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की लड़ाई हुई थी। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की सहायता देने लगा। मतलब ये जो था नीचे वाला जो है, मैंने जो यहाँ बताया था, ये जो था दक्षिणी वियतनाम का जो है ये सहायता देने लगा था। कौन सहायता देने लगा था, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका सहायता देने लगा। होचिमिन ने लड़ाई करके अमेरिका को वहां से भगा दिया। होचिमिन को जो है वहां के वियतनाम के लोग जो है बहुत अच्छा चाहते थे। समाजवादी का मैंने यहाँ पे मतलब नहीं बताया आपको। साम्यवादी का मतलब होगा जहाँ पे सरकार का अस्तित्व हो। ठीक है, जहाँ पे सरकार का चलता हो लेकिन अधिकार किसका हो, जनता को। अपने भाषा में समझा रहा हूँ भाई, किताबी भाषा में मत लेना। ठीक है, ये चीजें। तो होचिमिन को जो वहाँ की जो जनता थी ना, जनता जो था वहाँ की, इनको बहुत चाहते थे। और इतना चाहते थे इसको कि भैया इनको भगवान मानने लगे। और ये चीज देख के ना फ्रांस को लग रहा था गुस्सा कि भैया ये हमारे लिए काल हो जाएगा।
अमेरिका तो अभी मजा ले ही रहा ना, आगे आपको ये बात बताएंगे। तो अमेरिका जो है, अमेरिका को यहाँ से भगा दिया और वहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण कर लिया था। 30 अप्रैल 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया, दोनों वियतनाम जो है बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। हिंद चीन को इंडो चाइना क्यों कहा जाता है, तो वही यहाँ पे जो है तोकिन और उन्नाम पर चीन का प्रभाव था। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बोला कि हिंद चीन का ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंद चीन को बोलते हैं इंडो चाइना। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि भैया क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर जो था तोकिन और उन्नाम पे किसका प्रभाव था, चीन का प्रभाव था। अब चीन का प्रभाव इसलिए, अब यहाँ पे चीन का प्रभाव मतलब दबाव मत समझिएगा, चीन का प्रभाव था कि वहाँ की संस्कृति सभ्यता पे मतलब इसका अधिक मतलब चीनी प्रभाव था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये लाओस और कंबोडिया पे जो था अपना भारत का प्रभाव था। इसका मतलब भारत वहाँ पे लड़ने नहीं गया था। यहाँ की जो भारत की जो सांस्कृतिक है, भारत की जो सांस्कृतिक है ये, और भारत का ही राजा था वहाँ पे, क्या था, भारत का ही राजा था। और वहाँ पे विष्णु भगवान के मंदिर था, किसका, विष्णु भगवान का मंदिर था। कौन सा मंदिर था, अंकोर वाट का मंदिर था। आगे हम आपको चर्चा करेंगे। तो आप लोग को याद रखना कि भैया तोकिन और उन्नाम पर किसका प्रभाव, चीन का प्रभाव था, और लाओस और कंबोडिया पे किसका प्रभाव था, भैया भारत का प्रभाव था, ठीक है। आते हैं आगे। अब देखो हिंद चीन का इतिहास, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं हिंद चीन का इतिहास उपनिवेशक शासन से पहले, मतलब हिंद चीन में आप लोग को मैंने बताया वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जब उस पे फ्रांस का राज नहीं था, उपनिवेशिक शासन से पहले की आपको थोड़ा सा बात बताते। तो यहाँ पे जो था तोकिन और उन्नाम में चीन वंश का सम्राट था, मतलब ये इस तरह सताया जा रहा था ये हिंद चीन को, हिंद चीन पे कोई आके राज कर लेता था, हिंद चीन पे जो था कोई आके राज कर लेता था। अब यहाँ पे होता क्या, तोकिन और उन्नाम जो शहर था वियतनाम का, ठीक है, तोकिन और उन्नाम पे चीन का सम्राट, देखो एक बात याद रखना भैया, यहाँ पे चाइनीज नाम होगा, दूसरे देश का नाम है, अजीब अजीब सा नाम होगा। सी हुआंग टी ने कब्जा किया। उसके बाद हान वंशी के राजा बूती ने पुनः कब्जा कर लिया इसके बाद जस्ट, ठीक है। फिर 10वीं शताब्दी में आजाद हुआ और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, फिर यहाँ पे मिंग वंश का राजा थो युगली ने कब्जा कर लिया। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 19वीं शताब्दी में नया राजवंश मंचू वंश का शासन हुआ। किसका हुआ, मंचू वंश यहाँ पे शासन करने लगा। भैया समझ में आया ये चीजें। तो ये जो था तोकिन और उन्नाम, इस पे जो है हमेशा कोई ना कोई आके राज करते रहता था, कोई ना कोई आके यहाँ पे मजा ले ही रहा था। समझ में आ रही बात है। अभी देखो कहानी में अब जो है आएगा ट्विस्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे आ जाते हैं। अब देखो लाओस और कंबोडिया पे जो मैंने आपको बताया था, लाओस और कंबोडिया पे किसका, भारत का प्रभाव। तो भारत का प्रभाव का मतलब हो गया कि लाओस और एवं कंबोडिया पर भारतीय सांस्कृतिक का प्रभाव था। इस क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रसार था, वहां पे मानते थे लोग, ठीक है। अब क्यों मानते थे, क्योंकि 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य का जो शासक मूल के जो थे, कहाँ के थे, भारत के मूल थे। याद रखना 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारत मूल के थे, ठीक है, भारत के मूल थे, मतलब आदमी थे, भारत के ही आदमी थे। और कंबोज भारतीय संस्कृति के कंबोज जो थे भारतीय संस्कृति के प्रधान केंद्र बना, ठीक है। अब देखो 12वीं सदी में क्या हुआ, राजा सूर्यवर्मन, याद रखना 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने किस चीज का मंदिर का निर्माण करवाया, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। अगर प्रश्न में पूछ दे भैया कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप लोग को याद रखना है कि राजा सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखो इसने निर्माण क्यों करवाया, उसके पीछे भी कहानी है। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है और यह 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया। कंबोज जो था यहाँ से पतन हो गया, मतलब भाग गया। और इसके बाद वहाँ का आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो मतलब यहाँ पे ये होता है, ये जो राजा सूर्यवर्मन था आखिरकार अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण क्यों करवाया, इसके पीछे क्षेत्र राज्य ये था कि ये चाहता था क्या, हम अमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आगे हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे भाई आप ये देख लीजिए अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है। क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है।
और यहाँ पे देखा जाए तो किसका, विष्णु भगवान का पूजा होता था। तीन मंदिर यहाँ पे जो है मूर्ति पूजा ज्यादातर होता था। क्या होता था, मूर्ति पूजा होता था, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का जो था प्रभाव था, ठीक है। आगे देखो, आगे और भी इसका दृश्य को देखा जाए, देखिए कितने भव्य मंदिर है ये, ठीक है। ये क्या है, अंकोर वाट के मंदिर। ये जो आप देखे ये तो बगल से लिया हुआ पिक्चर था, ठीक है। ये जो था ऊपर से लिया हुआ पिक्चर है, ठीक है, जैसे लाइक कि ड्रोन से होगा खींचा हुआ ये फोटो अभी तक भी है, ठीक है। अब देखो आगे हम आपको समझाते हैं कहानी कि अंकोर वाट के मंदिर, अंकोर वाट के इस मंदिर के दीवार पर आप हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सभी चीजों के पात्रों को उकरते हुए, मतलब जो कर्म कांड हुआ था महाभारत और रामायण के अंतर्गत, उस कर्म कांड को कुछ कुछ ऐसे कर्म कांड जो थे उनके दीवार पे अभी भी बनाया गया है, ठीक है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के दीवारों पर समुद्र मंथन का भी दृश्य उकेरे गए हैं, मतलब हैं, ठीक है। इस मंदिर पे जो है समुद्र मंथन जो हुआ था, समुद्र मंथन नहीं हुआ था जो जब में इधर से भगवान, दोनों तरफ से भगवान था जो निकलता था समुद्र से पीता था, जो शायद विष निकला था जो शंकर भगवान ने अपने अंदर गटक लिए थे, ठीक है। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने अपने पुत्र के निवास स्थान के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया, ये कहने की बात है, ठीक है, जो कहा जाता है। अंकोर वाट के इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में बताया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य को जो कौन करवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रखना है, आरंभ करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि भैया इसने क्यों करवाया था, ये जो है अमरत्वा के लिए, अमरत्वा की लालसा थी इसके अंदर। क्या था, अमरत्वा की लालसा थी, मतलब भैया हम अमर हो जाएंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, जिसके लिए वह देवताओं को खुश करना चाहते थे, इसलिए इसने क्या बनाया, अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। अगर पूछे, प्रश्न इतना ही पूछे जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो काम्बोडिया में, ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछे कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप लोग को याद रखना है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था, ओके। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे जो है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना एक साथ की जाती है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 3 देवी देवताओं की मूर्तियों का एक साथ स्थापित है। बताया जाता है कि ये 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का पूर्ण करने का काम राजा धर्मेंद्र वर्धन के द्वारा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था 12वीं शताब्दी में शुरू कौन करवाया था, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो जानकारी दिया है कि 14वीं शताब्दी में ये इस मंदिर का जो है कार्य पूर्ण हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा, धर्मेंद्र वर्धन के द्वारा। अगर पूछ दे अंकोर वाट का मंदिर का जो है पूर्ण कार्य कब हुआ, किसके हाथों हुआ था और कब हुआ था, तो लिखिएगा 14वीं शताब्दी में हुआ था और धर्मेंद्र वर्धन के द्वारा हुआ था। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए। आइए आगे हम आपको समझाते हैं। अब हम लोग यहां से और भी मजा लेके पढ़ते हैं। भैया यहां पे कहानी कुछ इस तरह आती है कि हिंद चीन में, ठीक है भाई, क्या है, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का मतलब है कि भैया कब्जा या राज करना। तो इसने कैसे किया राज, फ्रांस के लोग जो है इस जगह पे कैसे आया, मैंने आपको बताया समुद्री रास्ते से आया। तो क्यों आया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे पहले जो है, सबसे पहले वहां कौन पहुंचे, पुर्तगाली। और पुर्तगाली अगर पूछे सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी तो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली पहुंचे थे व्यापार करने के लिए। दूसरी बात कि उसने उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचने लगे। और किस रास्ते से पहुंचा था, मैंने आपको बताया समुद्री सिल्क रूट से, यह जुड़ा हुआ रास्ता से ये यहाँ पे पहुंचा था। और ये लोग जो है मुख्य रूप से क्या, व्यापार और धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है। और दूसरे के धर्म को गलत बताकर अपना धर्म ये लोग सही बताते थे। मतलब ये लोग जो है, ये लोग तो सबसे पहले जो यहाँ पहुंचा था, क्यों पहुंचा था, इनके मन में भावना क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों पहुंचा था, क्यों आया था, इसके बारे में हम तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन कैसे आया था ये चीजें समझ लिए कि सबसे पहले उसने क्या किया, पुर्तगाली वहां पे पहुंचा, भैया हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने के लिए आ गए, वो अपना बिजनेस के लिए। उसके बाद उसके साथ साथ और देश के भी लोग यहाँ पे धीरे धीरे पहुंचने लगे। रास्ता जो था क्या था, समुद्र वाला रास्ता से, उतना दूर से देखे कितना, 7 समंदर पार से वो लोग आया था। और यहाँ पे जो मुख्य काम था उसका व्यापार करना और यहाँ पे कब्जा करना। तो डायरेक्ट किसी के यहाँ जाके आप कब्जा तो कर नहीं सकते, कब्जा कीजिएगा जी। अब हमारे यहाँ आके डायरेक्ट आप कहिएगा हम उठा लेंगे तो उठाना संभव है ही नहीं।
पहले वहाँ के लोग से परिचित होइएगा। तो ये लोग क्या क्या अपना दिमाग लगा भैया, हम कहा ना पहले क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के बाद दूसरे लोगों से मिलते थे, तो आप किस धर्म से हैं भाई, तो हम इस धर्म से हैं। तो यार तुम्हारे धर्म में ना स्वच्छता नहीं है, तुम्हारे धर्म में अच्छाई नहीं है, तुम्हारे धर्म में पैसा नहीं है, देखो हमारा धर्म कितना अच्छा है। इस तरह से इन लोगों ने आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को बताते हैं कि भैया जो धर्म प्रचारक लोग थे, जो धर्म प्रचारक कौन थे भाई, पादरी लोग, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग के इधर जो रहते हैं क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, पादरी लोग बोला जाता है। तो जो धर्म प्रचारक लोग थे वो अपने धर्म का इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर रहा था कि भैया अब वो भूल गया था कि हमें दूसरे के धर्म को गलत नहीं बताना चाहिए। धर्म प्रचारक लोग धीरे धीरे इतना प्रचार करने लगा कि वियतनाम का जो धर्म था उसको क्या बताने लगा कि भैया तोर धर्म जो है बड़ा खराब है, उस धर्म को छोड़ दो, तुम्हारे धर्म में गरीबी है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो अब देखो किसी भी धर्म को आप गलत क्यों बोलोगे, किसी भी धर्म किसी भी देश को गलत बोलना किसी का अधिकार नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें होने लगे, किसी के धर्म के बारे में बोलेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अब एक कहानी मुझे याद आ जाता है, एक कहानी जो है याद बहुत दिन से मुझे याद है कि देखो भाई आपने गदर मूवी देखा जो सनी देओल का है, सनी देओल का मूवी देखा है, उसमें लड़की का नाम था सकीना, प्यार मोहब्बत हो जाती है, और ये जो थी लड़की जो थी पाकिस्तानी थी भैया, प्यार मोहब्बत हुआ, शादी करके ये कहाँ हिंदुस्तान में रह गए। उसके पीछे रीज़न था क्यों रही थी, उतनी बड़ी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। तो भैया ये जो है अब इनको बाल बच्चा हो गया, सनी देओल को किसके, सकीना से प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, तो बाल बच्चे होंगे ही, एक बच्चा हुआ। तो सकीना का मन हुआ कि हम अपने अब्बू जान से मिल के आएँ, तो बोला भाई चलो जाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाना। तो ये सकीना चल गई कहीं पाकिस्तान चल गई, तो सकीना को आने नहीं देता था, बात करने नहीं देता था। अब सनी देओल का बड़ा गुस्सा उठ गया, बोला भैया ऐसा कैसे होगा। तो जो है किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचा तो बोला ऐसे हम सकीना को नहीं ले जाने देंगे। तो बोला भैया उसके लिए क्या करना होगा, बोला कुछ शर्त है, वो चीज़ तुम्हें बोलना होगा। बोला क्या बोलना होगा, बोलिए हम बोलेंगे। तो बोला कि बोलो तुम पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बोला भैया पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक ना। और तब बोलता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बस वहीं पे चापाकल था, उखाड़ा और धस दिया ओकरा पेट में, ठीक है, पेट में वहीं पे धस दिया। तो उसका कहना था भाई आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, उससे आपको क्या तकलीफ हो रहा है भाई, एक बार मार के भगाए तब फिर भी याद नहीं है तुम्हें को, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये हम मूवी में खो गए थे, ठीक है। तो धर्म प्रचारक लोग को जो है बहुत पीटा गया, जब वो किस वियतनाम के लोग के धर्म को अगर गलत बताने लगा तो धर्म प्रचारक जो लोग था उनको जो है पीटना शुरू कर दिया। कौन, वियतनामी लोग, कौन पीटना शुरू कर दिया, वियतनामी जो लोग था वो पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। तब जाके नेपोलियन, ये नेपोलियन कौन था, फ्रांस का राजा था, कौन था, फ्रांस का राजा था, ठीक है, फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। 9 सेना भेज दिया, 9 सेना मतलब बहुत, 9 सेना भेज दिया, ठीक है, बहुत सारे सेना भेज दिया। और उसके बाद सभी चीज़ों पर क्या बोला कि भैया जाओ वहाँ पे सभी चीज़ों पे क्या कर लो, कब्जा कर लो, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो वो कब्जा करते करते तो बढ़ ही गया उनका कब्जा, और सेना आ गया, सारा चीज आ गया था, और वो क्रोधित होके वो जो है 1862 में उन्नाम की संधि करना पड़ा उसको, ठीक है। अब देखो इसमें 3 बड़ा बंदरगाह था। बंदरगाह जो होता है क्या होता है भाई, समुद्र के बगल में जो घाट होता है, जिसको घाट हम लोग बोलते हैं, घाट होता है वो क्या होता है, बंदरगाह होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक देश से दूसरे देश कनेक्टेड रहता है, ये जहाज यहाँ पे वगैरह रुकती है, ठीक है। देखो कुछ क्षेत्र भी देना पड़ा और कुछ हरजाना भी देना पड़ा। फिर 1862 की कहानी थी उन्नाम में, 1862 में उन्नाम की संधि। अब देखो 1863 में जो क्या हुआ, कंबोडिया के जो राजा थे, फिर फ्रांस से डर लगने लगा, भैया सब जगह तो कब्जा कर ही रहे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको क्या कर देने लगा, ये जो था कंबोडिया के जो राजा थे ये क्या देने लगा, कर देने लगा, मतलब पैसा वगैरह देना शुरू कर दिया, किसको, फ्रांस के राजा को। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई फिर उसने देखो यहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ पे 1863 में आया, 1873 में ये तोकिन में प्रवेश कर गया। कहाँ प्रवेश कर गया, तोकिन में प्रवेश कर गया। अब कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब देखो 1874 से 1884 के मध्य उन्नाम, ठीक है, उन्नाम पर जो है देखो अन्नाम होता ना, अन्नाम यहाँ उन्नाम लिखा है, अन्नाम पर दबाव डालने लगा। कब से कि 1874 से 84 के मध्य में, बीच में जो है ये क्या किया,
अन्नाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तौकीन पे तो इसने प्रवेश कर ही लिया, वहां पे कुछ चीजों पे ये कब्जा भी कर लिया। अब देखो कई व्यवसायिक कई राजनीतिक अधिकार भी उसने क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब 1887 में जो है पूरा हिंद पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, हिंद पे कब्जा कर लिया और फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कर दिया। पूरा हिंद चीन में क्या था, वियतनाम था, काम्बोडिया था, क्या था, काम्बोडिया था, ठीक है, काम्बोडिया था, और क्या था, लाओस था, ठीक है, लाओस के वियतनाम के अंतर्गत, ठीक है, वियतनाम के अंदर तौकीन था और एक और था ना, मैंने बताया था अन्नाम, ठीक है, एक क्या था, अन्नाम, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी पे कब्जा कर लिया। कब, 1887 में पूर्णतः कब्जा हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि भैया ये कब्जा किया क्यों, ये फ्रांस जो है क्यों आया था यहाँ, कारण तो होना चाहिए भाई, क्या कारण के वजह से वहां पे ये कब्जा कर रहा था। मतलब यहाँ पे देखा जाए एक चीज समझिए कि हिंद चीन पे आखिरकार हिंद चीन पर जो फ्रांस के जो लोग थे वो कब्जा करना क्यों चाहता था, कि भैया कब्जा हम क्यों करें, क्यों करना चाहता था कब्जा, किसी भी देश पे क्यों राज करना चाहता है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हैं पहले कि भाई वहाँ जाएंगे हम लोग, कब्जा करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए तो कब्जा करते हैं। ओके, आ जाओ भाई। तो यहाँ जो था इसका मेन मकसद था पैसा, क्या था, मेन मकसद था पैसा, आर्थिक कारण, ठीक है। तो वहाँ देखा कि फ्रांस के जो लोग थे उसने देखा, भाई आवाज आ रहा है, ठीक है, चलो, फ्रांस के जो लोग थे देख रहा था कि भाई ये जो है हिंद चीन में कृषि प्रधान देश है, यहाँ से हमें चावल रबर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, तो ये चीज़ें वहाँ मिल गया कि भैया वहाँ अगर हम जाते हैं तो कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसने देखा कि व्यापार का उपलब्धता था वहाँ पे, मतलब खनिज का भी वहाँ पे उपलब्धता था, मतलब कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये जो था हिंद चीन की धरती से ये उसे मिल जाता था। ये चीज़ें देखने के बाद उनके मन में लालसा जग रहा था और उसने सोचा कि भाई जब हम ये चीज़ कर ही लेंगे, बड़ा बाजार भी मिल जाएगा, ठीक है, बड़ा बाजार भी मिल जाएगा, तब अपने दम पर हम दाम बेचेंगे। मतलब अगर हमें बड़ा बाजार मिल जाएगा, सारा चीज़ हम अपने कब्जे में कर लेंगे, तो क्या होगा, हम अपने हिसाब से उस चीज़ को बेचेंगे भी, दूसरे देश में निर्यात करेंगे। अब उसने सोचा, देखो अब यहाँ पे कब्जा करने के बाद उसका मन था क्या, ये सब जो है क्या है, बुड़बक आदमी है, सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसे सभ्य बनाने की नीति उसने अपनाई थी, ठीक है। अब देखो व्यापारिक सुरक्षा भी मिल गया, क्या कि वो समझ रहा था कि बोका इंसान है, कि हिंद चीन के लोग जो थे बोका इंसान के नाम से वो बोलते थे कि ये बोका है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए व्यापार भी उसका क्या था, सुरक्षित था और व्यापार गर्दा होता। यही सोच की वजह से जो फ्रांसीसी उपनिवेश का स्थापना किया था, मतलब फ्रांसीसी लोग जो है हिंद चीन पर कब्जा किया था। ओके, आइए फ्रांसीसी जो था, अब देखो वहां पे ये सब जब कब्जा कर ही लिया, मैंने आपको बताया था, देखो कब ये 1887 में पूर्ण रूप से हिंद पर क्या कर लिया, हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हैंडराइटिंग बैठा के नहीं लिखूंगा, इसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, हिंद चीन पे कब्जा कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो है एक तरफा अनुबंध अवस्था था, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, फ्रांस के लोग ने एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जारी कर दिया। इसमें क्या होता था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में देखो कि एक तरह के बंध हुआ मजदूर थे, वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, जबकि मालिकों को असीमित मतलब अनेकों प्रकार का अधिकार था। मतलब मजदूर के लिए कोई अधिकार नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन मालिक जो था उनके लिए सभी अधिकार था। तो हिंद चीन में बसने में, ये प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान देना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो कलोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कुलोन कहते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। आ जाओ, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ नहीं मिलता, बिल्कुल देखो भाई, पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, मेरे भाई मैं पैसा वगैरह तो नहीं ले रहा हूँ भाई, आप लोग से पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा सा काम करना होगा। काम क्या करना होगा, गूगल या क्रोम ब्राउजर खोलना होगा, ठीक है बच्चा, क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर खोलना है और आप लोग को सर्च कर लेना aryanonlineclasses.com, ठीक है। अब आप लोग को ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इस पर क्लिक करना, आगे के आप लोग खुद जान जाएंगे कहाँ पे नोट्स मिलेगा, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगा। बाकी ये चीज़ें बच्चा एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। देखो बड़े क्रिएटर को सब सपोर्ट करने आते हैं, जिनका व्यूज़ आता है उनको सब देखते हो भाई, अगर मेरे पढ़ाई में कोई कमी लगे तो वो बता देना भाई कि आप पढ़ाने नहीं आता है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो एक कमेंट कर देना प्यारा सा, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है आप लोग को, ठीक है। दूसरी बात कि एक शेयर हो जाना चाहिए, एक शेयर कर देना, अगर हमें दिल से मानते हो तो शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो एक लाइक भी तो बनता है भाई अपने नाम पे, और भैया पसंद आ रहा वीडियो तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है। चलो आगे की कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं।
अब देखो हिंद चीन के जो लोग थे, अब सोचा कि भाई यहाँ पे जो है हम लोग राज कर ही लिए, तो यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा दिया जाए। अब शिक्षा देने का सोच लिया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को शिक्षा दिया। ठीक है, अब बच्चों को जो है, बच्चों को जो वहाँ की लोकल भाषा जो था, ठीक है, वियतनामी भाषा का शिक्षा देने लगा। किस भाषा का? वियतनामी शिक्षा देने लगा। लोगों को लगा बहुत बढ़िया है, सभी बच्चे का एडमिशन करवा दिया। थोड़े बड़ा होने पर उस बच्चे को फ्रांसीसी शिक्षा देने लगा। यहाँ आप देखो भाई, ध्यान देना, थोड़ा जब बड़ा हुआ तो उसे क्या किया, फ्रांसीसी शिक्षा देने लगा। अब देखो दूसरी बात कि फ्रांसीसी की बड़ाई, कुछ ऐसे किताब निकाला, उस तरह की पढ़ाई करने लगे। अपने किताब में छपाया था कि फ्रांस की बड़ाई तथा वियतनाम लोगों की बुराई करने वाली कुछ कहानियां थी, प्रेरित करने वाली। अब वियतनाम के जो शिक्षक थे मेरे भाई, वियतनाम के जो शिक्षक थे ना, और कहीं के जो शिक्षक होते हैं ना, वो सही शिक्षा देते हैं। ठीक है, अपने देश से गद्दारी नहीं होते, अपने देश से प्रेम होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ना ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, बेकार वाला ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। वियतनाम के जो शिक्षक थे बुराई कर, फ्रांस की जो है बुराई कर देते थे, और किताब में क्या था, वियतनाम का बुराई था, और शिक्षक क्या करते थे, फ्रांस की बुराई कर देते थे। जानते थे बकलेलबा के, क्या समझ में आएगा। ठीक है, क्या है कि वो तो पढ़ा रहे थे। अब विद्रोह हो गया। अब देखो एक विद्रोह हुआ था 1926 में, साइगैन नेटिव गर्ल्स स्कूल में विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था विद्रोह, समझना मेरे भाई। ये जो स्कूल की लड़की यहाँ जो था, यहाँ पे जो है विद्रोह यहाँ से शुरू होना चालू हुआ कि यहाँ पे जो मेन मुद्दा था कि पढ़ाई को लेके लोग, वहाँ के जो छात्र थे संगठन बना लिया, उनको समझ में आने लगा कि भैया फ्रांस के जो लोग हैं हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमें सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और हमारे पढ़ लिखने के बाद आदमी को तो हो ही जाता है, क्या चाहिए हमें, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी मांगने लगता। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे पहले तो उसने नौकरी मांगने लगा, और जब देखा कि भाई नौकरी नहीं दे रहा, तो उसने राष्ट्रवाद का भावना उसमें जगने लगा, और उनको समझ में आने लगा, जब पढ़े लिखे आदमी रहते हैं उनको समझ में आता है हमें किसी चीज़ से दबाया जा रहा, मतलब फ्रांस के कब्जे में है, हमारे ऊपर राज कर रहा है। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे जो इसका विद्रोह कर देता है। कब विद्रोह होता है 1926 में साइगेन नेटिव गर्ल्स हाई स्कूल में। फिर देखो उसने क्या किया, फ्रांस ने एक स्कूल खोला था 1907 में, ठीक है, टोकन फ्री स्कूल। ये टोकन फ्री स्कूल था, लेकिन यहाँ पे पैसा लिया जाता था अधिक। ठीक है, ये नाम का था टोकन फ्री स्कूल, लेकिन यहाँ पे पैसा ज़्यादा लिया जाता है। अब देखो हिंद चीन के जो लोग जो है, देखो यहाँ पे जो क्या करते थे, हिंद चीन के लोग क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। ठीक है, पढ़ाई करते थे। क्यों पढ़ाई करते भाई, पढ़ाई करते हैं, जैसे आपका मान लो अभी आप लोग 10th में जाते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से बगड़ हैं, तो बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं, या कोई भी, या यूपी बोर्ड ले लो, ठीक है, या एमपी बोर्ड ले लो, तो इस सब में जो है 10th बोर्ड चलता है। बेसिकली हमें आगे की बोर्ड की तो पता नहीं है। ठीक है, 10th बोर्ड जानते हैं। ठीक है, बिहार में भी 10th बोर्ड है। तो ये जो है हम लोग का बोर्ड परीक्षा होता है, तो बोर्ड परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना पड़ता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ भी होता है, एग्जाम होता है हमारे लिए, सरकार निर्धारित करता है कंपटीशन का एग्जाम। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में क्या होता है, हमें रेलवे हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, रेलवे। ठीक, अब डॉक्टर वाले के लिए BHMS कर ले, या MBBS कर ले, नीट कर ले, नेट कर ले, ये सब चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं, और उसमें क्या करना होता है, हमें पास करना होता है। पास करने के बाद हमें फिजिकल एग्जिकल जो भी है वो करके हमें नौकरी मिलती है। लेकिन ये जो था स्कूल, जो यहाँ जो फ्रांसीसी लोग थे, फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि सिर्फ इसे पढ़ाया जाए, नौकरी नहीं दिया जाए। अगर नौकरी देंगे तो इसका मन बढ़ जाएगा। तो उसने क्या करता था, हिंद चीन के जो लोग थे उनको क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी ने इस देख के, कुछ विद्यार्थी के मन में आया कि भैया अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं हुआ तो सब विद्यार्थी ने एक दल बनाया, एक दल का निर्माण किया। उस दल का नाम था यंग अनानी दल। यंग अनानी दल ये दल का नाम था, जो कि स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया। फिर उसने विद्यार्थी जो भी है होशियार होते हैं, पढ़े लिखे इंसान होशियार होते, उसने क्या किया, इस चीज़ को जो नहीं जानता था, ऐसा थोड़े है कि हिंद चीन में सब पढ़े लिखल आदमी था, हिंद चीन में सब पढ़े लिखल आदमी नहीं था। कुछ ऐसे इंसान थे जिसे पता भी नहीं चलता था। हिंद चीन पूरे देश की बात चल रहा है, गाँव तो पता नहीं चलता, गाँव में क्या पता चलेगा। ठीक है, इसलिए गांव में जो पता नहीं चलता था, गाँवों को लोग को, जो गांव के जो लोग थे उसे उजागर करने के लिए इसने एक तकरीब सोचा। विद्यार्थी ने मिलकर एक पत्रिका का निर्माण किया, अन्नाजी स्टूडेंट पत्रिका। अन्नाजी स्टूडेंट पत्रिका, जिससे लोगों को जागरूक कर सके। अभी मान लो पेपर में छप गया, कि पेपर में अगर कुछ छप गया तो पूरे इंडिया का आदमी पढ़ लेगा, उसी तरह से होता है। ठीक है, न्यूज़ प्रचार जो भी है क्यों करवाया जाता है, ताकि सभी को पता चले।
अब देखो एक और यहाँ पे आता है भैया साफ सफाई की कहानी। साफ सफाई की कहानी अब तो हमें पता चल ही गया है कि फ्रांस लोग जो है पूर्णतः यहाँ पे कब्जा कर लिए। क्या कर लिए? फ्रांस के जो लोग थे अब यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब उसने क्या किया, जब हनोई शहर का निर्माण करा, हनोई शहर का निर्माण आधुनिक रूप से करवाना चाह रहा था और वहाँ पे आधुनिक इंजीनियर और आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तथा उपनिवेशी शासक जो कब्जा किया था फ्रांस के शासक जो था उसके लिए सुंदर शहर बनाया गया और जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें और चौड़ी चौड़ी नालाएं थे। क्या था? चौड़ी चौड़ी सड़कें और नालाएं बनाई गई थी। वहां के जो फ्रांसीसी लोग थे वो चाहते थे कि हम एक स्वच्छ शहर का निर्माण किया और वहां पे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, नालाएं बनाई, मतलब पूर्णतः स्वस्थ। अब जो यहाँ पे बगल में कूदते हुए मजा लेते हुए आदमी को देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं आप लोग? पता नहीं, कुछ इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, RAT रेट, ठीक है। और देखो कुछ लोग इसको चूहा बोलते हैं, कुछ लोग मूसा बोलते हैं, ठीक है, मूसा। मेरे इधर तो मूसा बोला जाता है, आपके इधर क्या बोला जाता है पता नहीं, ठीक है। तो ये जो उछल रहा है ना, इसकी कहानी लाजवाब है भाई। देखो इसने क्या किया, लेकिन स्वच्छता के मिसाल के तौर पर जो नालियां बनी थी भैया उसमें क्या हुआ, चूहा का जनसंख्या तेजी से बढ़ गया। का हो ठीक बा ना सब, ठीक है। देखो घुड़ घुड़ के देख रहा, वो तो ऊपर में पूरा डांस कर रहा है, ठीक है। देखो उसमें चूहा की जो जनसंख्या थी तेजी से बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप हनोई में फ्लेग की बीमारी फैल गई। तो फ्लेग की जो बीमारी होती है बच्चों, चूहा से किस बीमारी का होता है? फ्लेग का बीमारी होता है। क्या होता है? फ्लेग का बीमारी होता है। ये उत्पन्न हो गया। जब उत्पन्न हो गया तो इसने क्या, साफ सफाई की बात कर रही थी, यहाँ पे बीमारी ना हो। अब उनको डर लगने लगा फ्रांसीसी लोग को, भैया अब फ्लेग की बीमारी हो, धीरे धीरे और फैल जाएगी तो हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। तो उसने एक स्कीम बनाया, चूहा का शिकार के लिए उसने एक स्कीम शुरू किया कि भैया फ्लेग को रोकथाम के लिए उसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 1902 ईस्वी में चूहों को पकड़ने की स्कीम शुरू कर दिया। और इस स्कीम में क्या था, इस काम करने के लिए वियतनाम के मजदूर को लगाया गया था। प्रति चूहे के दर से उन्हें कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता था। अब लोगों ने हजारों की संख्या में चूहे को पकड़ना शुरू कर दिया और चूहे को पकड़ने के बाद ओकर पुछड़ी जो है काट लेता था। पुछड़ी मतलब पूंछ, ठीक है, पूंछ काट कर दिखाना होता था, ठीक है, और मेहतान मिल जाता था, पैसा मिल जाता था उसे। अब देखो कुछ लोग जो है बाबू यहाँ पे कुछ अलग ही कांड कर दिए। कुछ लोग चूहा को पालने लगा बोला रे अभी मौका है। देखो कुछ लॉकडाउन में किसी इंसान को फायदा भी हुआ, किसी इंसान को घाटा भी हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्हें लगा कि भाई अभी मौका मिला है तो फ्रांसीसी लोग को दबोच लेते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ लोग जो है फायदा उठाने के लिए क्या किया, इस मौके का फायदा उठाने के लिए चूहे का दुम काटने लगा और पैसे कमाने लगा। कई लोगों ने चूहे को पालना भी शुरू कर दिया। मैंने जैसे बताया, अच्छी कमाई के लिए जब ज़्यादा चूहा हो सके जाएगा तब उसे पूछ काट काट के बेचते। इस घटना से यह पता चलता है, देखो यहाँ पे सीखने वाली एक लाइन है कि कुछ परिस्थितियों में बहुत ताकतवर लोग जो है असहाय हो जाते हैं और कमजोर लोग जो है मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है, इंसान जो भी है चाहे पैसे वाले हो या गरीब हो या अमीर हो, एक वक्त आता है जिसे उसे कितनों पैसा रहे काम नहीं देता है पैसा, ठीक है। और पैसे वाला आदमी ना गरीब आदमी के सामने झुक जाते हैं। तो इसलिए अपनी अमीरी पे, अपनी पैसे पे कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त बेवक्त इंसानों को दिखा देता है, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी समझते हैं। अब देखो उपनिवेशिक आर्थिक नीति। अब देखो जो फ्रांस के लोग थे बच्चों, फ्रांस के लोग जो थे अब ये चाह रहे थे कि भैया हम यहाँ पे जो है अधिक मुनाफा, ठीक है, मुनाफा कैसे लें, इस पे अधिक मुनाफा हमें कैसे मिले इस शहर से। तो ये जो था ये पॉल वर्नार्ड जो था क्या था, ये इस चीज को उपनिवेशिक आर्थिक नीतिकार था। ये क्या था, एक नीतिकार था और ये फ्रांस को नीति देता है। कहता है कि पॉल वर्नार्ड कहता है एक प्रभावशाली लेखक तथा नीति निर्माता था जिसने फ्रांसीसी उपनिवेशों को विकसित करने के लिए प्रारूप प्रस्तावित किया और कहना था उनका कि उपनिवेश का अगर लाभ चाहते हो, अगर यहाँ पे लाभ कमाना चाहते हो, लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि उपनिवेश बनाए जाते हैं और लोगों के प्रति व्यक्ति आय, मतलब अगर लोगों को यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक कर देते हैं और इससे उसकी क्रिया जो है
शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक वस्तुएं खरीदेगी। अगर लोगों का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, पैसे कमाएंगे, अगर उसे रोजगार दिया जाए तो वो आपका सामान भी अच्छी तरह से खरीदेंगे। नहीं तो अगर पैसा नहीं रहा भाई, अगर पैसा नहीं रहा तो हम मजबूरी में कुछ भी कर लेते हैं, मजबूरी में हमें नमक रोटी भी खाना पड़ जाता है। अगर पैसा रहता है तो हम नहीं खाते, है कि नहीं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहते हैं ना। चलो, तो परिणाम स्वरूप बाजार को विस्तार होगा, आगे भी चलेगा। फ्रांसीसी लोगों व्यवसाय को बेहतर लाभ मिलेगा। जो अगर पैसा होगा तभी तो जाके हम बाजार में खरीदेंगे। अब मान लो ये अरमानी का शर्ट है, अरमानी का शर्ट महंगा होता है। अब मान लो ये 5,000 का शर्ट है, हमारी औकात जो है नहीं है, पैसा हमारे उतना होगा ही नहीं, हम कैसे कर देंगे। तो हमें क्या करेंगे, हम दूसरा ही ले लेंगे या ऐसे भी रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं कर देंगे। अगर पैसा रहेगा तभी तो हम खरीदेंगे, और खरीदेंगे तभी तो अरमानी वाला का बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसने बोला कि भाई फ्रांस के लोग को जो बोला कि अगर आप लोग अधिक मुनाफा चाहते हैं, अधिक उन्नति चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना होगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा। भैया समझ में आ रहा है ना। आ जाओ, अब देखो ये जमींदारी प्रथा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का ना होकर, ठीक है, जमींदार का होता है। तो खेती वालों को खेती करने वालों से कर वसूलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ जमीन ऐसे होती हैं, ठीक है, ध्यान देना, कुछ ऐसे जमीन होते हैं जो टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं जमींदार, ठीक है। जमींदार जो होते हैं उसे बांट देते हैं, ठीक है, कि भैया तुम ये मेरे खेत को करो, ये मेरे खेत को करो तुम। अब यहाँ पे जो है किसान, कृषक वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, क्या था भाई, मच्छर था, चलो, कृषक वर्ग का लोग जो था, कृषक वर्ग के जो लोग हैं, ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने खेतों में काम करेंगे। और काम करने के बाद जब अनाज उत्पादन हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, ये जमींदार को थोड़ा सा कर देते हैं, कर के रूप में उसे पैसे देते हैं या अनाज देते हैं, ठीक है। आ जाओ, जमींदारी प्रथा जो था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। क्या चलाई थी, ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर लगान वसूल करने के लिए जमींदार को नियुक्ति किया जाता, ठीक है। अब देखो जमींदार को जो है नियुक्त किया जाता था, किसके द्वारा, ये ब्रिटिश सरकार जो अपने भारत पर जो भी राज किया था, राज किया था 100 साल तक, ठीक है। ये दोगला है, ठीक है, हमारे देश पे जो राज करे वो दोगला ही है, ठीक है, हम लोग को बहुत सताया गया था। अब देखो एक तरफा अनुबंधन से आप क्या समझते हो बच्चों, यहाँ पे ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो समझ लेते, फिर आगे की कहानी हम लोग लेके उड़ेंगे, ठीक है। एक तरफा अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, तो यह एक प्रकार का बंधुआ मजदूर होता है, जिसमें फ्रांस के सरकार वियतनाम के मजदूर को रबर की खेती तथा खदानों को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और काम ना करने पर उसे पीट पीट कर क्या कर देते हैं, जेल कर देते हैं। अगर पूछ दे बच्चों, इसे मजदूर का जो है कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जबकि मैंने बताया कि मालिकों का भरपूर अधिकार होता है। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया बंधुआ मजदूर होते क्या हैं, ध्यान से समझना, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, ठीक है। वे मजदूर जिन्होंने अपने मालिक से एक निश्चित और न्यूनतम राशि ऋण के रूप में ली है। अब यहाँ पे एक बात समझना कि बंधुआ मजदूर क्या होता है कि पैसा ले लेता है अपने मालिक से, मालिक कल दे देंगे, और वो पैसा पुरता ही नहीं, वो राशि रिटर्न नहीं कर पाते, जिसके वजह से नहीं चुकाने पर सक्षम वो नहीं होते हैं वो, तो उसके बदले में क्या करता है, जीवन भर उनके यहाँ गुलामी मालिकों का कर्जदार के रूप में करते हैं। भैया ये चीज़ें ना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे हुआ आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। परीक्षा वगैरह में ना हुआ आंदोलन से रिलेटेड जो है प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। तो अगर पूछ दे कि हुआ आंदोलन किसने करवाया था, तो बच्चों याद रखना आप लोग को, कौन करवाया था, हुइन फू सो। तो बच्चों ये जो नाम है ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये नाम जो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब नाम जो है जल्दी याद ही नहीं रहेगा, ये सब नाम ही उल्टा पुल्टा है। अपना लोग के भारतवर्ष में जो नाम है वो दुनिया के किसी कोने में नाम नहीं है, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ के आंदोलन करवाया था, किसने करवाया था बच्चों, ये करवाया था हुइन फू सो ने। अब देखो ये जो कौन थे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हुआ आंदोलन हुआ था, एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि 1939 में, कब हुआ था बच्चों, ये 1939 लिखा हुआ, ठीक है, 1939 में हुआ था। और जिसके नेता कौन थे, हुइन फू सो थे, ठीक है। और ये जो थे क्रांतिकारी
और उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन समझना कि उग्रवादी क्या होता है सर, ठीक है, उग्रवादी क्या होता है सर। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज को आंदोलन एक शांतिपूर्वक आंदोलन होता है, ठीक है। शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे होता है कि भैया हम जाके 10 लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया शांतिपूर्ण आंदोलन। और ये जो उग्रवादी आंदोलन होता है, जैसे का तैसे, मतलब जो मेरे साथ गलत कर रहा उनको उसी तरह से समझा दिया जाए, उसी भाषा में समझा दिया जाए। अब भैया किसी ने मारा तो आप भी उनको कुटो, अगर कोई आप पे राज कर रहा है, कब्जा कर रहा है, आप पे अत्याचार कर रहा है, तो आप भी उस पे करो, मतलब सेम टू सेम, ठीक है, ये चीजें करना है। तो ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। तो ये थी भैया हुआ आंदोलन। अब हम लोग चर्चा जो कर लेंगे, ठीक है बच्चों, हम लोग जो चर्चा कर लेंगे अब इस पे कर लेंगे हुइन फू सो पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा हुइन फू सो पे। अभी ये इसके बारे में समझना है बच्चों, इसके बारे में हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। ओके, आ जाइए। अब देखिए ये जो हुइन फू सो था बच्चों, ये जो हुइन फू सो था, ये क्या था, समाज सुधारक थे। ये समाज में इनकी पहचान थी और इनके बात ना बच्चों लोग मानते थे, वहाँ के जो लोग थे बहुत अच्छे इनको मानते थे। और ये जो था शराब जो पीते थे ना बच्चों, जो शराब पीते थे, इनको ये सलाह देते थे कि भाई शराब मत पिया करो, नहीं तो अतरीना बाहर आ जाएगा, इसलिए शराब मत पिया करो। इनके उपदेश से ना बहुत आदमी शराब पीना भी छोड़ दिया, वैसे शराब पीना नहीं चाहिए। और हमारे लिए बिहार में तो बंद है, ठीक है, लेकिन कहने का बंद है, ये आप लोग भी जानते हैं, हरी गली हरी मोहल्ले में मिल जाती है, ठीक है। मैं ऑन द वे कैमरा बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो गरीब शोषित लोगों का क्या करते थे, सहायता करते थे, हुइन फूसो। अब बताओ, जो समाज को सुधारने की बात करे और जो शराब पीने वाले को बोले कि भैया अब तुम शराब मत पियो, और गरीब शोषित लोगों को जो है सहायता करे, तो भैया उनको कौन नहीं मानेगा, सब कोई मानेगा, उनको सबका प्यार मिलता है, ठीक है। तो अब उसके पास ना बच्चों एक और चीज़ें था, ये हुइन फूसो के पास एक और चीज़ था जो थे अलौकिक शक्ति। ये अलौकिक शक्ति जो था बच्चों इनके पास, ये अलौकिक शक्ति क्या था कि जैसे आप मेरे से मिले, आप मेरे छात्र हुए, नॉर्मल सी बात है, अगर हम आपके चौक चौराहे कहीं पे मिल जाए तो ये आर्यन सर मिले थे बोलेंगे ना। तो ये चीज़ें थी इनके पास कि भैया ये जो जिससे मिलते थे ये उनके भक्त हो जाते थे इनके। और इनके जो भक्त थे ये फ्रांस के अंतर्गत वियतनाम के अंतर्गत बहुत सारे इनके भक्त थे। एक तरह से कहा जाए तो ये बाबा का रूप था, ठीक है। अब देखो इससे जो है अब इनका जनता जनार्दन ज़्यादा होने लगा, फैन फ्लोइंग बढ़ गया बाबा का, ठीक है। चलो भाई आवाज़ जा रही है ना, हाँ, फैन फ्लोइंग बढ़ गया। तब फ्रांस जो था भैया अब ये डरने लगा, अब बोला भैया अब तुमसे तो हमको डर लगने लगा, अब क्या करें। फ्रांस सोच रहा था भैया इनके बातों में तो सभी नागरिक आ रहे, वियतनामी लोग इनके बातों में आ रहा है, ठीक है, हमें तो दिक्कत हो जाएगी आगे, इनका जनता जनार्दन बढ़ जाएगा। तो ये अपने उपदेश और ये जो है समाज को सुधारने की बात करते थे और ये कहते थे अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे ना तुम भी उसके साथ क्या करो बच्चों, गलत कर दो, क्या कर दो, गलत कर दो, ठीक है, ये कहते थे। तो अब देखो फ्रांस को लगने लगा डर, अब सोचा क्या करें। ये तो फ्रांस तो आप लोग को मैंने पहले से ही बता रखा है कि भैया फ्रांस जो था कूटनीतिज्ञ था, मतलब ये किसी ना किसी तरह से चढ़ाव करते। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे समझना, फ्रांस को डर न लगने लगा कि भैया कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए, तो उसने क्या किया, फ्रांस ने इसको पागल घोषित कर दिया। बोला कि भैया ये पागल है, बाबा ताबा की बात पे मत रहो। इसने कौन बोला, ये फ्रांस ने बोला, और इसे पागल घोषित करके बच्चों, ठीक है, देखो इसे पागल घोषित करके बच्चों कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया, कहाँ भेज दिया, जेल भेज दिया, ठीक है। अब लोग जो थे यहाँ के जो लोग जो थे इनके जो फैन फॉलोइंग जो थे, बाबा के जो चेला वगैरह थे, अब ये मुद्दे को उखाड़ने लगा, भैया हमारे बाबा को दे दो, ठीक है। अब उखाड़ेगा तो इनको दिक्कत होगा, सबके मन में राष्ट्र भावना आ जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, चलो भाई इसको क्या करते हैं हम डॉक्टर से मिलवाते, ठीक है। डॉक्टर से पागल घोषित करवाना चाहा, किसको, ये बाबा को। जो बाबा थे हुइन फूसो, इनको क्या बोला कि भैया इनको पागल घोषित कर देना, डॉक्टर को उसे माल पानी पिला के मतलब पैसा वैसा दे के जो है इसे पागल घोषित करवाना चाहा। लेकिन भैया जो होता क्या कि डॉक्टर खुद उसका भक्त बन जाता है, जिससे डॉक्टर जाता है उनके चेकअप में या मिलने जाता है, उनके खुद वो क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। और अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया। फ्रांसीसी लोग सोचे कि ऐसे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। भैया उसने क्या किया, उसे वियतनाम से बाहर कर दिया, उसे कहाँ भेज दिया, लाओस। कहाँ भेज दिया, लाओस।
इसे भेज दिया लाओस, बोला भाई तुम जाओ अब लाओस, यहाँ मत रहो, यहाँ दिक्कत ये हो जाएगा, ठीक है। तो वियतनाम से इसे कहाँ भेज दिया, लाओस भेज दिया। ओके बच्चों, तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए, हुआ आंदोलन के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं एक राष्ट्र जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, हिंद चीन में राष्ट्रीयता की विकास। तो बच्चों ये लाइन ना थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन समझना मेरे भाई, ठीक है। देखो इसमें डिफिकल्ट क्यों मैंने बोला, क्यों बोला कि भाई ये नाम ही कुछ अलग है, ठीक है। देखो 1930 में होता है बच्चों क्या, वहाँ के लोगों को अब लगने लगा कि भैया अब किसी ना किसी तरह से हमें यहाँ का जो हम लोग के साथ जो फ्रांसीसी लोग जो था बच्चों, क्या था, फ्रांसीसी जो लोग था, फ्रांस के लोग जो था, कब्जा धीरे धीरे अधिक करने लगा, कब्जा अधिक होने लगा, ठीक है, अधिक होने लगा। और लोगों पर जो बच्चों है धीरे धीरे अत्याचार, ठीक है बच्चा, अत्याचार, ठीक है, अत्याचार जो है ज़्यादा करने लगा, कठोर नीति को अपनाने लगा बच्चों। क्या करने लगा, वो लोग कठोर नीति जो है अपनाने लगे। और जो वहाँ के लोग थे बच्चों, वहाँ के जो लोग थे उनके साथ जो है हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको पैसा भी नहीं देता था, काम करवा के बच्चों क्या करता था, पैसा भी नहीं देता था। जो बच्चे पढ़ाई होता था, मैंने चर्चा कर रखा, जो पढ़ाई होता था ना बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाता था। वहाँ पे पढ़ाई के अंतर्गत भी ये बताया जाता था बच्चों कि यहाँ की जो तुम लोग का जो संस्कृति सभ्यता वो गलत है बच्चों, इस तरह से। तो देखो 1930 में जो आया था ये फॉन बुई चौ ने, देखो याद रखना बच्चों नाम, फॉन बुई चौ ने ये क्या किया, दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया। अब ये क्रांतिकारी संगठन का स्थापना होने लगा, अब लोगों के मन में ये आने लगा कि भैया किसी ना किसी तरह से हमें फ्रांस को भगाना है, ठीक है। जिसके नेता कौन थे बच्चों, कुआंग थे। कौन थे, कुआंग थे। कुछ दिनों तक चला, उसके बाद खत्म हो गए। अब यहाँ पे एक और आता है फॉन बुई चौ जो थे। फॉन बुई चौ ने क्या किया, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा बच्चों, अगर पूछ दे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप लोग के ये सवाल आ जाए द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो याद रखना फॉन बुई चौ ने, फॉन बुई चौ ने लिखा था बच्चों। लिखकर ये हलचल पैदा कर दिया, मतलब इसमें जो है इसने फ्रांस की बुराई की, फ्रांस के बारे में बताया कि भैया हम लोग पे कैसे ये लोग कब्जा कर रखे हैं। अब 1905 में आते हैं। 1905 में कुछ ऐसा होता है बच्चों, 1905 में ऐसा होता है कि जापान जो है ना, जापान द्वारा रूस, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो जापान जो है बच्चों, जापान जो है बच्चों किसको बच्चों, रूस को जो है पराजित कर देता है, मतलब क्या कर देता है, हरा देता है। क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है, हरा देता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये जो था शक्तिशाली था, जापान जो क्या था उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश था, ठीक है। और ये रूस जो बच्चों है, रूस जो, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये दुनिया का ना बच्चों क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा देश था। क्या था बच्चों, सबसे बड़ा देश था, ठीक है। तो ये जो था जापान ने इसको हरा दिया। क्या क्या, जापान जो है इसको हरा दिया, किसको, रूस को। अब ये जो हिंद चीन के लोग थे, हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया कि भैया ये हमारे लिए सही होगा, कौन, जापान। लेकिन आगे की कहानी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, इस मैप में आप लोग को ध्यान देना बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं इधर पे कॉर्नर पे, ये जो देख रहे हैं आप क्या है, ये जापान, ये क्या है भाई, जापान है। अब देखो ये रूस जो बच्चों जिसको हराया था जापान, ये देखो ये इसकी क्षेत्रफल इससे ऐसे करके जो ये क्या है बच्चों, अरे भैया आजा 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 आजा, ये जो देख रहे हो बच्चों ये क्या है, रूस है, रसिया, रूस है। और ये इतने बड़ा देश ने इतने बड़े देश को हरा दिया था, ठीक है। तो जब ये हराया था तो जापान का जो है, जापान से लोग से प्रभावित हो गए। कौन प्रभावित हो गया बच्चों, ये हिंद चीन जो था, ये जो हिंद चीन था, हिंद चीन क्षेत्र था बच्चों, ये प्रभावित हो गया, ठीक है। अब हम लोग से भारत से जो बच्चों भारत से जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, काम्बोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बना था, काम्बोडिया में बना था, ठीक है। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति से वो प्रभावित है, ऐसा नहीं कि वो हम लोग के दबाव से प्रभावित था, ठीक है। और भारत के बाहर देखो ये छोटा सा जो लटका हुआ है ना भैया, ये क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो भारत में यहाँ पे भारत का भी कुछ ना कुछ हाथ है, आगे हम आपको बताएंगे, बिना भारत के तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ लाइनें आप लोग समझ लीजिए कि 1911 में सन्यात सेन फ्रांस के
राजा जो था मंचू वंश को उखाड़ फेंका। ठीक है, 1911 में बच्चों क्या होता है, सन्यास सेन ने क्या किया, फ्रांस के राज मंचू वंश को भी उखाड़ के फेंका। अब ये जो था इनका साथ देने लगा बच्चों, ये जो था इनका साथ देने लगा थोड़ा सा, तो ये जो है यहाँ पे जो मंचू वंश का राजा था उनको उखाड़ के फेंक दिया। अब जो है लोगों को मन में आने लगा कि भैया हमें फ्रांस को भगाना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे होता है एक व्यक्ति से हम आपको मिलवाना चाहते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति से मिलिए, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और ये कौन थे बच्चों, ये था हो ची मिन। कौन था बच्चों, हो ची मिन। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये हो ची मिन जो है आप लोग को याद होगा बच्चों। और हो ची मिन की अगर मैं जन्म की बात करूँ तो 19 मई, याद रखना ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, देख लो 19 मई 1890 में कहाँ में हुआ था, वियतनाम में। नीचे वाला लाइन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो याद रखना मृत्यु यहाँ पे लिखे हैं 2 सितंबर 1969 में, 1969 में हुआ था, हनोई वियतनाम में हुआ था बच्चों। ये जो था हो ची मिन था जो बच्चों मैंने आप लोग को बताया था, मैंने बच्चा आप लोग को बताया था, क्या बताया था, ये जो वियतनामी क्षेत्र है, ये जो आप लोग का जो वियतनामी क्षेत्र है, तो वियतनाम का जो ये उत्तरी वाला भाग था, उत्तरी वियतनाम जो था बच्चों, उत्तरी वियतनाम जो था, और ये क्या था, दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम पे किसका शासन चलता था, बाओ दाई का। बच्चों मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, बाओ दाई का था। और यहाँ पे किसका था बच्चों, हो ची मिन का। और ये जो था हो ची मिन जो था बच्चों बहुत अच्छे राजा थे, अच्छे समाज मतलब इससे जो है प्रजा ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, इससे आगे की कहानी सुनाते हैं इसके बारे में, हो ची मिन के बारे में। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब देखो हो ची मिन का जन्म के समय जो नाम था, नगियन सिंह कुंग नाम था। ठीक है, इसका नाम, और ये इस नाम से जाने जाते थे, किंतु 10 वर्ष की अवस्था में इसके नगियन टाट थैन, ठीक है, इस नाम से ये जानने लगे। ठीक है, नगियन टाट थैन के नाम से ये पुकारे जाते थे। चलो इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2-3 नाम है, ये मैं आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, अब ये जो भैया इसका जन्म हुआ था, किसान परिवार में जन्म हुआ था। और इसकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसकी जो शिक्षा हुई थी, इसकी शिक्षा कहाँ हुई थी, पेरिस में, जो रूस की जो राजधानी है बच्चों, वहाँ पे भी ये पढ़ाई किए थे, मॉस्को में भी पढ़ाई इसने अपनी की थी। अब ये इसके बाद आता ये जो है, जैसे ये जो आया अग्र आंदोलन। ठीक है, अग्र आंदोलन जो था बच्चों, ये फ्रांसीसी को भगाने के लिए किया था। ठीक है, अग्र आंदोलन ये जो था फ्रांसीसी को भगाने के लिए किया था। लेकिन बच्चों इसने वियतनाम में साम्यवादी दल 1925 में, वियतनाम साम्यवादी दल ये कहाँ पे स्थापित कर दिया था, फ्रांस में ही ये स्थापित कर दिया था। तो इसी जो अग्र आंदोलन फ्रांसीसी को भगाने के लिए इसने रचा था, और इसी को ही क्या क्या बदल के, नाम बदल के, इस देखो 1930 में नाम बदलकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दिया बच्चों। ठीक है, अब जो फिर जो इंडो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसने कर दिया, फिर इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गया। तो बच्चों ये जो थे फ्रांस में ही 1925 में ही फ्रांस में ही इसने वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किया था, और वहाँ पे ही इसने सोच लिया कि भैया फ्रांसीसी को पराजित करना है। तो ये जो है आगे चल के इसका नाम बदल कर रख दिया क्या, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप आप लोग हो ची मिन के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे चर्चा हम लोग हो ची मिन के बारे में और भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना आप लोग, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध बच्चों कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से कब हुआ था, 1918 में। बच्चों इसमें अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत बच्चों भारत था, भारत बिल्कुल नहीं था। भारत के जो सेना थे वो जरूर थे, कहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध में। बच्चों ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, भारत शामिल नहीं था लेकिन सेना शामिल था, कैसे बच्चों, क्योंकि हम लोग के प्रथम विश्व युद्ध में जो था बच्चों, हमारा देश जो था किसी और के गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। यहाँ पे किसका राज चलता था हमारे देश में, भारत में जो है किसका राज चलता था, ब्रिटिश सरकार का। ये ब्रिटिश सरकार का राज चलता था, कब्जा था हम लोग के ऊपर। तो ये जो थे यहाँ के जबरदस्ती नागरिक को जो है जबरदस्ती क्या करते थे, सेना में भर्ती करके उसे आगे के दूसरे देश से लड़ने के लिए भेजा जाता था। बच्चों आई होप आप लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो समझ में आ गया होगा, जो रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध जो था
1939 से 1945 के बीच में ये चला है। तब देखो बच्चों, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था किनके बीच में हुआ था धुरी राष्ट्र के बीच में और मित्र राष्ट्र के बीच में, ठीक है। अब धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे बच्चों? जर्मनी था, इटली था, ठीक है, और जापान था और हंगरी था। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, इधर जो था, यहाँ जो मित्र राष्ट्र में था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद चीनी। हाँ, बात समझ में आया यहाँ पे। तो ये जो जर्मनी था बच्चों, ये जर्मनी जो था फ्रांस को मार भगाया, मतलब दबोच दिया, उठा पटक के इसको मारा। फ्रांस को बच्चों क्या किया? इसने हरा दिया। अब बच्चों फ्रांस को जब हरा दिया तो सबके मन में ना कुछ आने लगा ताव कि भैया फ्रांस को जब ये जर्मनी हरा दिया, तब ये जो है ये बच्चों जापान ने क्या किया? ये हिंद चीन पे अपना दावा डाल दिया। हिंद चीन पे क्या किया? अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया, हिंद चीन पे ये राज करना शुरू कर दिया। तो हिंद चीन पे किसका राज था बच्चों? फ्रांसीसी का राज था। हिंद चीन पे किसका राज? फ्रांसीसी का राज था। तो ये जो है यहाँ पे जापानी लोग जो थे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ राज, ये जो फ्रांस के लोग थे तो उनको भी खदेड़ना शुरू कर दिया और हिंद चीन पे अपना कब्जा डालना शुरू किया था। लेकिन इसमें और भी कहानी है, समझना। तो ये चीज़ें देख के जो है इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनको जो है भैया बर्दाश्त होता ही नहीं है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ये हमेशा टांग अड़ाने के लिए आ ही जाते। फिर इसके साथ अन्याय क्यों हुआ जापान के साथ? इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसको गुस्सा क्यों उठा था? संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है क्यों गुस्सा उठा था और क्यों जापान पे परमाणु बम गिरा दिया? अभी तक जो अगर मैं बात करूं, जापान के जो बच्चे हैं ना, लंगड़े लूले पैदा होते हैं उसके कारण, परमाणु बम के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु बम की अगर बात करूं तो कहां पे था परमाणु बम? परमाणु बम किसके पास था? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था, ठीक है। अब हमारे भारत के पास भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ना। हाँ, अब अमेरिका के पास भी हो गया, सॉरी भारत के पास भी है, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जापान जो था, ये जापान जो था क्या था, क्या था ये समझिए। जो ठीक है, पर्ल हार्बर, ठीक है, हार्बर जो था, पर्ल हार्बर जहाज था, ठीक है, किसका? ये अमेरिका का जहाज था बच्चों। इस पे बम गिराकर ध्वस्त कर दिया था। कौन? ये जापानी लोग का मन जो है धीरे धीरे बढ़ गया था। जापान के लोग जो था शक्तिशाली लोग था, ठीक है। इसने क्या किया? अमेरिका के जहाज पर्ल हार्बर पर बम गिराकर ध्वस्त कर दिया। अब अमेरिका को आ गया भैया गुस्सा, ये तो किसी का गुस्सा सहता नहीं है कि मेरे ऊपर ही इसने कांड कर दिया। तो जापान पर जो है आक्रमण कर दिया, जापान पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और अमेरिका के पास क्या था उस समय? परमाणु बम था। तो बच्चों घटना कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा होगा ध्यान दे देंगे अगर रेड लेते समय, ये जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो है इस प्रकार से वहाँ पे मौतें हुई थी कि लाशों की संख्या में ढेर लग गए थे, ठीक है, लाश ही लाश दिखते थे बच्चों। ये जो देख रहे हैं ना सीन, ये दृश्य उसी प्रकार के है। तो अब यहाँ पे जो था बच्चों, मैंने आपको चर्चा किया और बार बार इसलिए चर्चा करता हूं बच्चों कि ताकि आप चीज़ों को समझ सके। तो हुआ क्या था, जापान के जो लोग थे वह क्या आया था? हिंद चीन आए थे, हिंद चीन पे उतना दबाव डाले थे। तो हिंद चीन पे किसका राज था पहले से भैया? अभी आपको हम पहले से सिखा रहे हैं कि फ्रांसीसी लोगों का राज था। लेकिन हुआ कि जापानी लोग अपना तगरम तगरी दिखाने लगा कि अमेरिका के जहाज को ध्वस्त कर दिया और अमेरिका को आ गया गुस्सा। अमेरिका के पास क्या था? परमाणु बम था। तो ये दो जगह, ये दो चीज याद रखना। 6 अगस्त को उसने क्या किया बच्चों? हिरोशिमा में बम गिराया, ठीक है। और 9 अगस्त को उसने कहाँ गिराया? नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। 6 और 9 अगस्त बच्चों याद रखना। और ईस्वी कौन था? 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिया, ठीक है। और इन हमलों में, इन मामलों जो घटना घटा था बम गिराने के बाद, इसमें जो था देखो लो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, मतलब 1,10,000, ठीक है, काउंट करके इसलिए बता रहे थे। अब देखो 2,10,000 लोग मारे गए थे, 1,10,000 से 2,10,000 लोग मारे गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि भैया इधर जो ट्रेन, उड़ीसा में ट्रेन घटना जो हुआ था, इसमें सरकार की काउंटिंग कम होती है, मतलब मरने वालों की संख्या कम बताया जाता है किसी भी तात्पर्य में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी कम होगा, और भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते। ये मौत जो हुआ था बच्चों बहुत ही भयानक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और जोरदार आग और जहरीले रेडिएशन की वजह से हुई थी ये चीज़ें। और ये जो है अभी तक यहाँ पे अगर परमाणु बम गिराया, इसकी रेडिएशन अभी तक है कि वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चों, ये अन्य बमों से ये कई गुना खतरनाक होते हैं जो परमाणु बम होते हैं, ठीक है। तो आज तक इसके रेडिएशन के वजह से वहाँ के जो बच्चे होते बच्चों, लंगड़ा पैदा होता है, लंगड़ा लूल्हा,
ठीक है, लूल्हा समझते हैं ना, लल्ला लंगड़ा लूल्हा अपाहिज पैदा होते, ठीक है, इस तरह के हो गए थे। तो आई होप आप लोग को जो है ये कहानी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग फिर से देख लेते हैं कि ये जो है था विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। तो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था वियतनाम जो है स्वतंत्र हो गया। कैसे देखना, तो जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस जो था जर्मनी से हार गया। मैंने आप लोग को इसके बारे में चर्चा किया। और होचिमीन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता ली। अब देखो वहां पे हुआ था क्या बच्चों, विश्व युद्ध जो हो रहा था बच्चों, विश्व युद्ध जो हो रहा था, ध्यान देना, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में उधर सब जो अपने अपने में लड़ रहे थे, अपने अपने में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो बच्चों इसमें क्या किया, इधर जो था होचिमीन, बच्चों होचिमीन जो था, होचिमीन अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगा, अपने साम्राज्य को इसने आगे बढ़ाने लगा और वहाँ पे सैनिकों को बुद्धि देने लगा और सैनिक को इकट्ठे करने लगे। और वहाँ पे कार्यकर्ताओं की इतना भीड़ कर लिया कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर डाला, ठीक है। अब आता है फ्रांस का जो हालत इतना खराब हो गया द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, और वियतनाम से सोचा कि अब समझौता कर लेते। बच्चों वियतनाम जो था, वियतनाम के बारे में मैंने चर्चा किया था। वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी भाग में, ठीक है बच्चों, उत्तरी भाग में, एक दक्षिणी भाग में बटा हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ये जो था, अब देखो ये द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी जो इस तरह हालत हुई थी, जर्मनी इसको पटक पटक के मारा ही था, ठीक है, पटक पटक के इतना मारा था कि इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि भैया अब ये लड़ने के लायक नहीं थे। कौन, फ्रांस, अब ये लड़ने के लायक नहीं थे। तब सोचा कि भैया किसी ना किसी तरह से हम समझौता कर लेते हैं। अब गरीबी में आदमी, इंसान जब टूट जाता है, बड़े इंसान जब टूट जाते हैं तो गरीब के आगे सर झुकाना पड़ जाता है उनको, यही चीज़ें होती है। तब ये जो है सोचा कि भैया हम ना आपसे समझौता कर लेते हैं, हमारी पेट की बात है भैया, रोजी रोटी की बात है। तो चलो भाई इसने मान लिया और 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ बच्चों। हनोई समझौता में हुआ कि भाई चलो ठीक है तुम यहाँ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफें नहीं है। लेकिन ये जो था फ्रांस के जो लोग था बच्चों, फ्रांस के लोग के मन में तो ये था कि भैया हम इससे पहले तो यहाँ पे क्या कर किए थे, कब्जा किए थे, हमारा राज था, क्या था बच्चों, हमारा राज था। और अब जो है इनका राज को ख़त्म होने में कोई वक्त नहीं लगा, ख़त्म हो गया, तब दिक्कतें हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, देखो हनोई समझौता जो हुआ था 6 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, ठीक है। फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार के स्थापित कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको वियतनाम के जो बारे में बताया था, ये जो वियतनाम है इसमें जो है एक कोचिन पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है कोचिन। तो कोचिन में क्या क्या एक पृथक सरकार का बना दिया, कौन, फ्रांस लोग बना दिया। और इससे क्या होता था, इनकी खबर को लेता था, ऊपर वाले की खबर को लेता था, ठीक है। अब हुआ कि वह हनोई समझौता जो जाता है टूट इसी क्रम में, इसी क्रम में क्या होता है, हनोई समझौता जाता है टूट। और फ्रांस ने 1954 में फिर वियतनाम से लड़ाई लड़ने लगा। अब देखो अब तक जो होचिमीन का जो ताकत इतनी नहीं थी, अब होचिमीन भी कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि उसने सोचा भैया समझौता कर ही लिए हैं, तब क्या लड़ेंगे, फ्रांस लोग को भी रहने देते, अपना भी राज चलेगा, उनका भी राज चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, समझौता के अनुसार ये हुई थी बातें। तो अब जो है ये जो इसका जो भी कार्यकर्ता थे, सैनिक थे, वो थोड़ा थर बैठ गए थे। इसलिए अब होचिमीन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि फिर से वो फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके। अतः तब बोला भैया अगर ये फ्रांसीसी लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता था बड़ा ख़त्म इंसान है, कौन, फ्रांसीसी लोग। तो बच्चों यहाँ पे है गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध के अंतर्गत क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, देखो बच्चों आपने पबजी खेला, फ्री फायर खेलता है ना बच्चों, तो आप सामने से बंदे को जाके मार नहीं सकते हो, अगर प्रो प्लेयर होगे तो मारोगे, ठीक है। थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता हूँ वाटर। जो प्रो प्लेयर होता है ना बच्चों, वो सामने से जाके वार करता है, ठीक है। जो नूब होते हैं ना, वो पीछे से जाके हेड शॉट मारते। तो वही था ये गुरिल्ला युद्ध जो था, कि उसी प्रकार से था कि ये जो था एक जगह था, ठीक है बच्चों, एक जगह कौन सा था, होचिमीन मार्ग। अब इस जगह जो था बच्चों जंगल था, वहां पे क्या था बच्चों, जंगल था, पहाड़ी था, क्या था बच्चों, पहाड़ी था। तो ये इस जगह में जो था, यहाँ पे इस अपने सैनिक को भेज दिया था, कौन भेज दिया था बच्चों, इस समय होचिमीन जो था अपने सैनिक को भेज दिया था यहाँ पे।
होचिमिन जो है यहाँ पे अपने सैनिक को भेज दिया था। अब यहाँ पे ये रहते थे सैनिक इसका, ठीक है। अब आगे की कहानी समझाते हैं। इसी क्रम में जो है गुरिल्ला सैनिकों ने दियन बुएन फू पर भयंकर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में बुरी तरह फ्रांस जो है हार गया। फ्रांस जो है ये जो इसी क्रम में गुरिल्ला जो सैनिक था बच्चों, दियन फुइन फू पर जो है भयंकर आक्रमण कर देता है और ये जो था बच्चों इस युद्ध में जो है फ्रांस बुरी तरह हार जाते। ये कौन बनाए थे भैया? दियन बुएन फू कौन बनाए थे? फ्रांस का ही था, ठीक है। फ्रांस से ये लड़ाई हुआ था बच्चों, गुरिल्ला युद्ध के वजह से ये फ्रांस और गुरिल्ला जो वियतनामी लोग थे इसमें एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम था दियन वियन फू। इसमें जो है फ्रांस जो है इस लड़ाई के क्रम में क्या हुआ, इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया, वियतनामी से फिर हार गया। अब जो है फ्रांस के लोग सोचा भैया हम इतना बेइज्जती हो चुके हैं, एक बार तो हमें इसने ठहरने के लिए दे ही दिया था और फिर दोबारा हम तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या था बच्चों, फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों को समर्पण करना पड़ा और इस तरह से दियन फुएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, ठीक है। साम्यवादियों का क्या हो गया, वहां पे अधिकार हो गया। अब नीचे जो था ये दियन फुएन फू क्या था बच्चों, ये चीज समझाते हैं। ये जो लड़ाई हुई था दियन फुएन, ये चीज समझाते बच्चों आपको। ये जो मैंने आपको बताया कि इधर जो था वियतनामी जो था, ठीक है, इधर जो था बच्चों उत्तरी वियतनाम था। ध्यान देना बच्चों, पूरी चीज समझ में आएगा। इधर क्या था, दक्षिणी वियतनाम था। तो ये जो था इसमें जब समझौता हुआ था जनेवा, कौन, हनोई समझौता बच्चों, क्या हनोई समझौता। हनोई समझौता में देखो बच्चों मैंने यहाँ पे चर्चा किया था, हनोई समझौता के क्रम में इसने बोला था कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है तुम यहाँ पे रहो। तो ये हनोई समझौता में जो है ये मजा लेने के लिए, क्योंकि ये फ्रांस के जो लोग थे बच्चों, फ्रांस के जो लोग थे बच्चों, ध्यान देना, फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है, इनको भी आश्रय दे दिया था ये लोग। लेकिन ये जो था एक यहाँ पे एक क्षेत्र था, यहाँ पे एक क्षेत्र था बच्चों जहाँ पे इसने दियन वियन फू का राज किया, राजा बनाया वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ था बच्चों, ये जो था बड़ा अत्याचार आदमी था और इनकी घटना को इनको बताता था, इनकी घटना को इनको बताता था और हत्थे चढ़ के किसके, गुरिल्ला सैनिक के, और उसने भुजरी करके उड़ा दिया, ठीक है। तब फिर से इसको अब वहाँ पे जो है किसका शासन होने लगा, समाजवादियों का शासन होने लगा। मतलब वहाँ पे किसका शासन होने लगा, होचिमिन का शासन होने लगा। किसका, होचिमिन का जो है वहाँ पे शासन होने लगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है देश दो भाग में बट गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश जो है दो भाग में बट गया। पूंजीवाद, अमेरिका, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद मैंने बता रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पूंजीवाद में क्या होता, जिस पर एक प्राइवेट कंपनी या मतलब एक क्या कहा जाए, हाँ प्राइवेट ही, आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड जो होती कंपनियों का अधिकार हो, किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, पूंजीवाद होता है। और समाजवाद में क्या होता है, सरकार का सभी संपत्ति, सभी चीज़ों पे किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार बोले तो अपना अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये जो पूंजीवाद और समाजवाद था, अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन के लोग जो कहते थे भैया देश दो भाग में बटा, एक पूंजीवाद में एक समाजवाद में। और समाजवाद के अंतर्गत, पूंजीवाद के अंतर्गत कौन था, अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। लेकिन समाजवादी में कौन था, रूस था और चीन था। तो और इसी के अंतर्गत इसी में जो है सहमत था कि कौन था, हिंद। चीन भी चाहता था कि हम समाजवाद में ही रहे, ठीक है। इस दोनों के बीच में भी मतभेद होते रहता था। तो अमेरिका का कहना था कि भैया पूंजीवाद को मानो, और लेकिन रूस चीन का कहना था कि समाजवाद को मानो, और हिंद चीन भी यही चाहता था। तो अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका जो था अमेरिका की तरफ ही था, फ्रांस पूंजीवादी में ही था फ्रांस। ये तो दोगला टाइप का इंसान था ही, इनको कुछ मतलब ही नहीं था, जिधर चट्टे पट्टे मिलता था सट जाता था। तो अमेरिका क्या किया, फ्रांस से दोस्ती कर लिया था, ठीक है। उस समय फ्रांस जो है अमेरिका से दोस्ती कर रखा था कि अब हमें कोई सहारा नहीं है तो अमेरिका ही सहारा देगा ना किसी तरह। तो अमेरिका बोला कि भाई जाओ तुम लड़ो। अमेरिका क्या बोला फ्रांस को, जाओ तुम लड़ के आओ, ठीक है। लेकिन इसको लड़ने के लिए भेज रहा था तो मना कर दिया, बोला नहीं अब हमारा शरीर जो है ना नहीं काम करेगा, हमसे नहीं होगा। तो अमेरिका ने क्या किया, 1954 में जनेवा समझौता रखा, ठीक है। जनेवा समझौता वियतनाम के दो भागों में बांट दिया। जनेवा समझौता कब हुआ था बच्चों, 1954 में हुआ था। और ये वियतनाम को क्या किया, दो भाग में बांट दिया। तो पहले से ये बटा हुआ मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। तो वियतनाम जो है दो भाग में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे वो ईस्वी आया है इसलिए। अब यहाँ पे जो है बीच में कौन पड़े थे, अमेरिका पड़े थे,
ठीक है, अमेरिका पड़े थे। तो बच्चों ये जो थे अमेरिका जो थे यहाँ पे प्रतिक्रियावादी, ये समझ लीजिए उत्तरी वियतनाम में होचिमिन का नेतृत्व था। ठीक है, होचिमिन में किसका, सॉरी, उत्तरी वियतनाम में होचिमिन का नेतृत्व था और जो कि समाजवादी सरकार को घोषित किया था। अब दक्षिणी वियतनाम में कौन था, बाओदाई का नेतृत्व था जो कि प्रत्याकारी और निरंकुश सरकार था। बच्चों ये जो थे वियतनाम के जो ये लोग जो थे, इधर के आधा लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये जो राजा थे इनके अत्याचारी था बच्चों, क्या था, अत्याचारी था। ये जो था अत्याचारी था, निरंकुश, निरंकुश का मतलब एकदम समझ लो सीधी बात में दोगला। ठीक है, दोगला। निरंकुश का अगर अर्थ पूछे आपसे तो बताना जिसपे किसी भी प्रकार की अंकुश ना हो। ये सरकार थे, बाओदाई की सरकार थे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है इस पे एक और व्यक्ति का अधिकार हुआ, बाओदाई को हटा दिया गया था। यहाँ पे किसका था बच्चों, यहाँ ध्यान देना, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे जो बाओदाई का सरकार था इसको जो है अमेरिका ना कुछ दिन बाद हटा दिया था। ठीक है, हटाने के बाद एक और सरकार आया था जो कि प्रत्याक्रियावादी और निरंकुशवाद सरकार था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, सॉरी, माफी चाहेंगे। बाओदाई जो थे इस प्रकार के नहीं थे, प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार जो थे ये अमेरिका यहाँ पे आके बैठा दिए कि भैया तुम बाओदाई को हटा दो, और यहाँ पे किसी और को बैठा दिया था। अब दोनों के बीच में जो है विवाद चलते रहा। तो एक बार एकीकरण हुआ। ये जो था होचिमिन जो था अमेरिका को पीट के भगाया था। ठीक है, आगे हम आपको समझाते, देखो देख लेते हैं होचिमिन मार्ग। ठीक है बच्चों, होचिमिन मार्ग क्या था बच्चों समझना, ठीक है ना। अब देखो ये जो वियतनाम है, ये वियतनाम जो है, तो ठीक है मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको। देखो ये जो है वियतनाम का जो क्षेत्र है, ये वियतनाम का जो इस प्रकार से जो क्षेत्र है, यहीं पे एक बच्चा पढ़ता था, दोनों को जो बांटता था, दोनों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो बांटता था उसी को क्या बोला जाता था, होचिमिन मार्ग बोला जाता है। यहाँ पे एक देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा होचिमिन सिटी, शायद आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, होचिमिन सिटी भी था यहाँ पे। ठीक है, तो होचिमिन मार्ग भी था, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांटता था। ठीक है, अब यहाँ जो था बच्चों, मैंने आप लोग को बताया ये जो जगह था बच्चों, ऐसा था कि यहाँ पे जो था जंगल था, पहाड़ था। मैंने आप लोग को इसके बारे में चर्चा किया है ना। ये जो होचिमिन था यह इस युद्ध के लिए मुरिल्ला सैनिकों का लाओस, ठीक है बच्चों याद रखना कि आप लोग को लाओस और काम्बोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते थे। ठीक है, दक्षिण वियतनाम पे जो था धावा बोलते थे। ठीक है, और पुनः वह क्या करते थे भैया, जंगल में छिप जाते थे। मैंने जो कहानी बताया था आप लोग को याद नहीं होगा तो फिर से सुन लीजिए। जैसे कि आप लोग गेम खेलते, गेम खेलने के बाद आप लोग क्या करते हैं, जो नूब प्लेयर होते हैं, नूब प्लेयर क्या होते हैं, प्रो प्लेयर को पीछे से ठोक सकता है, सामने से ठोकने की औकात नहीं होती बच्चों। तो इसी रास्ते को होचिमिन मार्ग कहा जाता है। और होचिमिन के प्रभाव को देखकर बच्चों, होचिमिन जो था जो शासक था, मैंने जिसके बारे में यहाँ पे पीछे में चर्चा किया, तो होचिमिन जो था उत्तरी वियतनाम के नेतृत्व करता था और ये दक्षिणी वियतनाम पे ये चीज़ें चलती रहती थी। दक्षिणी वियतनाम पे धावा बोल देते, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम पे धावा बोल देते थे। ये चीज़ें देख कर ना अमेरिका का जो है ना अब जलन होने लगा, अमेरिका को ना दिमाग अब खत्म होने लगा, दिमाग उनका काम ही नहीं कर रहा था बच्चों। अब करे से करे क्या करे, तो अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया अब हम क्या करें। तो वियतनाम पे अब उसने क्या किया कि भैया बोला अब तेरे से सीधा हिसाब करते हैं। वियतनाम पे डायरेक्ट उसने क्या क्या कर दिया, बम की बारिश करना शुरू कर दिया। तो बच्चों अमेरिका में जो बम की जो बारिश शुरू किया, ध्यान देना, अमेरिका जो बम की जो बारिश शुरू किया, नापन, ये क्या होता है बच्चों, नापम जो होता है एक रासायनिक बम बोला जाए। ठीक है, रासायनिक बम, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो मतलब होता है एजेंट ऑरेंज, ये क्या होता है बच्चों, जंगल खत्म करने की जहरीली दवा होती है। ठीक है, जहरीली दवा या बोल सकते हैं जंगल खतवार खत्म करने के, जंगल खत्म करने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी कुछ उसी प्रकार से है। ठीक है, ये खतरनाक गैस है, क्या है बच्चों, खतरनाक फास्फोरस बम, ये खतरनाक गैस था। तो आगे इसके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो रासायनिक बम, रासायनिक हथियार जो अमेरिका के द्वारा 5 अगस्त 1964 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पे किसका शासन था बच्चों, होचिमिन का था। मैं बार बार बता रहा हूँ, नापम, ठीक है बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जो नापम मैंने आप लोग को बताया था, नापम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया करता था जो त्वचा पे जैसे पड़ता था, त्वचा को क्या करता था, जला देता था। इसका व्यापक पैमाने पे कहाँ पे यूज हुआ था, कहाँ पे प्रयोग किया गया था बच्चों, कहाँ पे प्रयोग किया गया था, वियतनाम में प्रयोग किया गया था। तो कौन सा वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में ज़्यादातर। तो एजेंट ऑरेंज
यह एक प्रकार का जहर होता है जिसे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती है और पेड़ मर जाता है। इसका इस्तेमाल जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने आप लोग को बताया किसके बारे में, फास्फोरस बमों के बारे में। ये खतरनाक गैस होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, समस्या नहीं ना। आ जाओ बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो होता है यहाँ पे क्या, अमेरिका को जो है दिमाग तब फिर भी सनसना रहा था। देखो भाई थोड़ा मुझे बोर्ड नीचे करना होगा ना, चलो चलो ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, चलो। हाँ, अमेरिका को जो है अब दिमाग अमेरिका का काम करना छोड़ दिया। अमेरिका जो है क्या हो गया बच्चों, गुस्सा से लाल पीला हो गया। क्या हो गया बच्चों, गुस्सा से लाल पीला हो गया, क्योंकि ये जो था होचिमिन हाथ नहीं आ रहा था। क्या रहा था, होचिमिन जो है, होचिमिन हाथ नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था, हाथ नहीं आ रहा था। तो इस स्थिति में इसने क्या किया बच्चों, ध्यान देना, वियतनाम से सटा दक्षिणी वियतनाम से जो है एक गांव है, दक्षिणी वियतनाम की सीमा पे एक गांव है, माइली गांव नाम करके है, ठीक है। जब देखा कि इतना होने के बाद भी वियतनाम के लोग हार नहीं मान रहे अमेरिका से, क्योंकि अब जो है ना वो सताए हुए इंसान, पहले तो फ्रांस सता रहे थे उनको, अब ये सताना शुरू किया। तो उसको जो इंसान बार बार सताया जाए ना, तो वो अपने सताने पे उसको हो जाता है भैया जब हम यही सताना ही हो रहा था, हम क्यों डरे कि कल क्या होगा, ठीक है। तो अमेरिका को गुस्सा आया, तो ये जो दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी, ठीक है बच्चों, वियतनाम से सटा, ठीक है, सटा एक गांव था, क्या नाम था, माई ली गांव, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। माइली गांव था, ठीक है। ये जो था बच्चों, ये जो था वियतकांग का सहायक समर्थन करता था। वियतकांग का जो है ये समर्थन करता था। क्या करता था बच्चों, वियतकांग का क्या करता था बच्चों, समर्थन करता था। क्या करता था, समर्थन करता था। और ये वियतकांग क्या था बच्चों, होचिमिन के द्वारा दिया गया था, होचिमिन के द्वारा बच्चों। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आइए हम थोड़ा सा आप लोग को लेके चलते हैं होचिमिन। अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए दिया था बच्चों, यहाँ पे ये इसलिए मैप दिया था कि कहीं मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया बच्चों कि माइली गांव जो है मैप पे मिले, लेकिन नहीं मिला बच्चों। माइली गांव का कुछ दृश्य मिला था, मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया। देखो यहाँ पे जो है होचिमिन सिटी है, ये आपका कंबोडिया वाला क्षेत्र है, ये वियतनाम और ये लाओस हो गया बच्चों, ठीक है, ये वियतनाम वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो बगल में है बच्चों, ये जो बगल में है क्या है, थाईलैंड है, इधर थाईलैंड है, इधर अपना हिंदुस्तान है, ठीक है। ये जो हनोई था, ये जो हनोई शहर देख रहे हैं, हनोई शहर पे मैंने आपको बताया था जो फ्रांसीसी लोगों का उपनिवेशवाद था, ठीक है। तो आगे की कहानी हम सोचे कि इसमें कहीं ना कहीं मिल जाए ताकि हम आपको दिखा सके, लेकिन नहीं मिला, सॉरी फॉर दिस। मैंने इसके लिए माइली गांव को सर्च कर रहा था मैप पे, नहीं मिला, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी सुनाते हैं हम लोग को माइली गांव आइए। अब माइली गांव में आइए बच्चों। माइली गांव में जो था, माइली गांव की जो घटना हुई थी बच्चों, 1968 ईस्वी में ये घटना हुई थी। मैंने आपको पहले ही चर्चा कर दिया, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोग वियतकांग का समर्थन अमेरिका सैनिक पर पूरे मानता था, ठीक है। वियतकांग समर्थन को मानता था, ठीक है। अमेरिका सेना ने पूरी तरह से इस गांव को घेर लेता बच्चों। ऐसा घटना जिंदगी में किसी भी देश, किसी भी मुल्क के साथ ना हो, मैं चाहूंगा, क्योंकि ये जो घटना था कुछ दर्दनाक घटना था, ठीक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जो अमेरिका ने किया, और अमेरिका को इस बात का दुख भी हुआ, ठीक है, इस बात का दुख भी हुआ, और वो लास्ट में इस घटना के बाद वहां छोड़ देना ही सही समझा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि माइली गांव को अमेरिका के जो सेना थे पूरी तरह से घेर लेते हैं, और पुरुष को क्या कर लेते हैं बच्चों, बंधक बना लेते। जो महिला थी, जो बच्चों यहाँ पे मैंने महिला नहीं लिखा, महिला जो थी, औरत जो थी बच्चों, उसके साथ इसने क्या किया, सामूहिक बलात्कार। क्या करता बच्चों, सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। कौन, अमेरिका के सैनिक। और जो बच्चों इसके बाद क्या किया, सभी को मार डाला बच्चों। क्या किया, सभी को मार डाला। और उसके बाद क्या किया बच्चों, आग लगा दिया। क्या किया, आग लगा दिया पूरे गांव में। क्या किया, आग लगा दिया, ठीक है। तब कोई नहीं बचा इस घटना को देखने के लिए, पूरा तहस नहस हो गया, पूरे गांव खत्म। लेकिन बच्चों एक इंसान बच गया, एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया।
व्यक्ति बच गया और बच्चों इस घटना का जो है उजागर किया, क्या क्या उजागर किया। तो यहाँ पे मैं सारी चीज कर दिया हूँ, देख लेना कि अमेरिका सेना पूरी पूरी तरह से गांव को घेर लेता, पुरुषों को बंधक बनाता और महिलाओं के साथ कई सामूहिक बलात्कार। बच्चों सामूहिक बलात्कार के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा किसको कहते हैं, लेकिन इतने समझो कि एक इंसान के ऊपर 4-5 कुत्ते, ये हुआ सामूहिक बलात्कार। लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए। और उन्हें फिर मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया, लाशों के बीच में दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया और उसने इस घटना का उजागर किया, उसने सभी को बताना शुरू किया। जब ये बात पता चला और देश को पता चला तो भैया अमेरिका का क्या होने लगा। तो ये जो घटना मैंने आपको बताया, तो अमेरिका को क्या होने लगा, अब अमेरिका जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं था। क्या बच्चों, मुंह दिखाने को वो लायक अब नहीं बचा था। ठीक है, कौन, अमेरिका। अब बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरह से वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अगर मैं बोलूं तो कब हुआ था बच्चों, 1975 में। ऐसे तो वो जो फ्रांस से उपनिवेश बाद कब मिल गया था, फ्रांस से 1945 में ही उसे मिल गया था, लेकिन लाओस और कंबोडिया बच गया था ना। ठीक है, अब देखो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाले एक रेखा था, जो उस रेखा का नाम क्या था, 17वीं आकांक्षी समांतर रेखा। अगर पूछ दे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो रेखा था उसको क्या कहते हैं, 17वीं आकांक्ष समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, अब इतने देर से परार जुबान फिसल जाता है, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, बोलने से ना भाई, हाँ देखो ये हमारा गमछा है, ठीक है, जिससे हम कभी कभी मुंह पोंछ लेते हैं। ओके, आ जाओ भाई, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो ये जब सारा कांड हो गया था तो बच्चों हुआ क्या था, ध्यान देना। 1975 में पूर्ण रूप से क्या हुआ, पूर्ण रूप से सब आज़ाद हो गए। क्या हो गया, आज़ाद हो गए। अब इसमें जो है अब गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध क्या होता है बच्चों, गृह युद्ध जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, अब नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। क्या वो थे बच्चों, कंबोडिया के शासक थे। ये जो कहानी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी अब आप लोग को थोड़ा सा एक किसके बारे में, चलो भाई दिख नहीं रहा, अरे यार चलो बैक स्पेस, चलो ठीक है भाई, चलो नरोत्तम सिंहानुक के बारे में जो घटना मैं आप लोग को अभी चर्चा करूंगा, ये जो था पहले की ही थी, ये जो थी पहले की थी, मैं इसको बीच में नहीं लाया। ठीक है, इसको बीच में नहीं लाया, अब ला रहा हूँ। ठीक है, कंबोडिया से रिलेटेड है ये। देखो कंबोडिया के जो शासक थे कौन थे, नरोत्तम सिंहानुक थे, और इसने लाल खेमर सेना का गठन किया था बच्चों, और कंबोडिया को जो नाम बदल के इसने कंपूचिया कर दिया था। ठीक है, और 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया की सीमा पे, अमेरिका ने कंबोडिया की जो सीमा था उस पे जो जहर की जो वर्षा किया था, जो मैंने आप लोग को बताया था, जहाज से करवाया था, लगभग सारा खेत जो है क्या हो गया बच्चों, खराब हो गया। नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे कहाँ के, कंबोडिया के, उसने बोला भैया हमें भरपाई कर दो, हमारा खेत वगैरह तो बर्बाद हो गया, हमारी जीवन यापन कैसे चलेगा। तो अमेरिका धोखा दे दिया, बोला नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये जो था बच्चों नरोत्तम सिंहानुक जो था बच्चों, इसने क्या किया, चीन तथा रूस से क्या बच्चों, चीन तथा रूस से जो है मिलकर अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो कहानी बता रहे हैं हम, तीनों को आज़ाद होने की पहले की घटना है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि 1975 में हो गया, वो पूर्णतः आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ पे 1969 की घटना मैं आप लोग को बताऊँ, टेंशन न को लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और कहानी आ जाता है, एक और कहानी जो आता है बच्चों ध्यान से समझना। यहाँ पे होता है क्या भैया, सबसे तो आज़ाद हो गया, अब घर में ही युद्ध हो जाते हैं, घर में युद्ध हो जाते हैं। कौन कौन थे बच्चों, यहाँ पे जो था लाओस की कहानी चल रहा है। ठीक है, अरे भाई हर बार बदल जाता है यार, कितना मैं सेट करूँ, क्या यार, चलो कोई नहीं, मैं देख लिया इधर तब जाके ना। चलो भाई ये देखो लाओस, ठीक है, लाओस में जो गृह युद्ध हुआ बच्चों, क्या हुआ, लाओस में गृह युद्ध है, दिख रहा है ना, हाँ चलो गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध क्यों हो बच्चों, सत्ता के लिए, मतलब राजनीति। ठीक है, सत्ता या राजनीति के लिए, ध्यान देना पूरी कहानी यहीं पे नैतिक के लिए। ठीक है, अब ये जो सत्ता और राजनीति के लिए कौन किया था भैया, 3 भाई, 3 राजकुमार। कौन था भाई, 3 राजकुमार था, और तीनों का जो कहना था कि हम राज करेंगे तो हम राज करेंगे, राज करने के लिए, राज
करने के लिए। ठीक है, ये कहानी है बच्चों। ये आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। तो बच्चों यहाँ पे लाओस में क्या होता है, लाओस में गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध किसको कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे मान लो अपने बिहार में, अपने यूपी में, जो भी है, जो क्षेत्र से आप हैं, आपके ही गांव में उत्तरी और ये दक्षिणी में अगर लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको गृह युद्ध कहते हैं। घर में लड़ाई हो जाए तो क्या, उनको क्या बोलेंगे, गृह युद्ध कहेंगे ना। ठीक है, तो बच्चों लाओस में 3 भाई थे, तीनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष चालू था और इसी के लिए क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। बच्चों मैंने बताया भारत में जनेवा समझौता, भारत ने क्या किया भैया, जनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग बनाया। बच्चों ये जो भारत थे, बच्चों भारत क्या किया, यहाँ पे भारत ने अहम भूमिका निभाई कि बच्चों तुम क्यों लड़ रहे हो, किसको बोला, जनेवा का, क्यों लड़ रहे हो तुम तीनों, मैं करता हूँ क्या, जनेवा समझौता बुला लेता हूँ। जनेवा समझौता में क्या हुआ, 14 राष्ट्रों को न्योता भेजा और 14 राष्ट्र के एक सम्मेलन बुलाया गया। सभी 14 राष्ट्र के लोग यहाँ पे आए और मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन पर सहमति प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब देखो अमेरिका तो अपनी आदत से बाज नहीं जाते थे। अमेरिका ने क्या किया, संयंत्र रच दिया और संयंत्र में क्या हुआ, लाओस के विदेश मंत्री को इसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी ये कांड कर चुका था। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होता है कि जनेवा के, अब मैंने वहाँ पे क्लियर नहीं किया कि जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था जनेवा समझौता। और लाओस के जो 3 राजकुमार थे बच्चों, लाओस के जो 3 राजकुमार थे, देखो यहाँ पे फिर ये दिक्कतें हो रही हैं, पता नहीं बोर्ड सेटिंग नहीं किए हैं सही से। मैं इसको चलो कोई नहीं, मैं इसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, देखो बच्चों दिक्कतें हो रही, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों ये जो 3 राजकुमार थे, कौन थे, पहला जो था बच्चों ये जो देख रहे हैं ना बूढ़े व्यक्ति, ओम ना चंपासकी। ठीक है बच्चों, नाम कुछ अलग अलग रहते, ये तो याद होगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, ये छोड़ो, ओम ना चंपासकी ये जो था व्यक्ति। और दूसरा जो बच्चा ये जो दिख रहा है ना, ये कौन था, सोवर्णा फोमा। कौन था बच्चों, सोवर्णा फोमा। अब बच्चों एक और था, ये जो था व्यक्ति सोफानोबोंग, ये 3 राजकुमार था जिसे लड़ाई हुआ था, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर रखा था। ठीक है, तो सोवर्णा फोम जो था बच्चों, ये जो था व्यक्ति, इसने क्या किया बच्चों, इसने पाथेत लाओ सेना का गठन किया और अपने में इसने सुलझा लिया, लड़ाई झगड़ा करके भी इसने गृह युद्ध से बाहर कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, कंबोडिया और लाओस में जनेवा समझौता के बाद, ठीक है, जनेवा समझौता के बाद 1975 में ये तीनों जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो ये कहानी थी बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे कंबोडिया आ जाता, थोड़ा ना थोड़ा करके कंबोडिया यहाँ पे संकट में आ जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया, माइलिगो की घटना के बाद अमेरिका शर्मनाक हो गया था। उनको अब लग रहा था भैया हमें क्या होगा नहीं होगा, हमारे ऊपर लोग थूकना स्टार्ट कर दे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, इस नीति को व्यापक विरोध अमेरिका भी कर रहे थे, अमेरिका के लोग भी इस चीज़ की हिनाई कर रहे थे, जो हमारे सैनिक थे गलत किए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति निक्सन के अपनी सेनाओं को क्या करने लगा, राष्ट्रपति जो निक्सन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन थे। ठीक है, वो अपनी सेना को आपस बुलाने के लिए घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर दी, इस स्थिति में जटिल बना दिया। तो अब ये जो होता था बच्चों, देखो बच्चों क्या था, ध्यान देना, कंबोडिया जो है बच्चों, तो कंबोडिया क्या बोला कि सैनिक को रहने देना चाहिए। कंबोडिया क्या क्या अपने सैनिक को रहने दिया, क्योंकि उसे पता था कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो हुआ कि बच्चों ये सैनिक सब था ही, तो कंबोडिया अपने सैनिक को इसलिए रखा कि ये जो चीन के जो लोग थे बच्चों, चीन का भी जो अब मन जो है उतार चढ़ाव होने लगा। चीन सोच रहा था कब्जा करने का, कब्जा के लिए, ठीक है, कब्जा करने के लिए ये हस्तक्षेप करना क्या होता, कब्जा करना होता बच्चों। तो ये जो था कंबोडिया में कुछ इस प्रकार से हुआ था कि भैया ये शर्मनाक तो हो ही गया था, अमेरिका बोला ठीक है हम अपने सैनिक को ले लेते हैं। तो लेकिन जो डर बना हुआ था बच्चों, इन लोगों के बीच में, जो दक्षिणी वियतनाम जो था अपनी सेना को क्या किया, कंबोडिया में दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे, मैंने यहाँ पे बताया ना, दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे अपनी सेना को क्या किया, कंबोडिया में रहने दिया और जटिल बना दिया वहाँ पे, और उनको सैनिक को खाना पीना खिला उला के तगड़ा कर दिया। ओके चलो भाई, तगड़ा कर दिया।
हाँ चलो, सेना का, हाँ ठीक, जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन के भी कंबोडिया के मामले में हस्तक्षेप करेगा, चीन जो है कंबोडिया के मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो ये अध्याय जो है बच्चों, ये अध्याय जो आप लोग का है बच्चों समाप्त होता है, यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम आपको 2 मिनट लेंगे वक्त, ठीक है, 2 मिनट लेंगे, आपको लेके चलते हैं हम यहाँ पे एक कोई दृश्य में दिखा दें आप लोग को हम। चलो ये यहाँ पे दिख जाएगा क्या, चलो बच्चों यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो कंबोडिया जो था बच्चों, देखो कंबोडिया कहाँ पे था, देखो बच्चों ये जो निचली सतह में दिख रहा है ना कंबोडिया, अरे भाई ये वाला, ये देखो ये जो है ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये लाओस है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों ये कितना छोटा है देखने में, देखो ये तो ये 3 क्षेत्र से बना हुआ, ये क्या है बच्चों, हिंद चीन है, हिंद चीन है बच्चों। एक बार और रिवीजन करवाता हूँ, कंबोडिया में क्या था, अंकोर वाट का मंदिर था, क्या था, अंकोर वाट का मंदिर था। किसने बनाया था बच्चों, किसने बनाया था बच्चों, सूर्यवर्मन ने बनाया था। कौन बनाया था, सूर्यवर्मन ने बनाया था। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है, मैंने बताया था। अब देखो ये जो बच्चों है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये कौन है भैया, ये है चाइना, चाइना का माल ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। ठीक है, ये चाइना जिसे चीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो था चाइना था, और यहाँ पे बच्चों ये जो क्या है, जापान है, और जापान ने किसको, ये रूस जो है, रूस जो है बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है, और इसको जो है ये हरा दिया था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती रहती। ये अपना जो बगल में है जस्ट, ये जो देखो अपना लोग नीचे में लटका हुआ है। ठीक है, अपने लोग के नीचे भी कुछ है, अपने लोग के नीचे क्या है बच्चों, ये है श्रीलंका। ठीक है बच्चों, आ जा भाई। ठीक है, ये जो बच्चों दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है, ये है श्रीलंका, और भारत के नीचे लटका हुआ है। तो ये जो बच्चों क्या है, ये भारत है, भारत की जो सीमा है, देखो भारत की जो सीमा है, ध्यान से समझना, ये याद हो जाएगा मैप पे अगर मैं आप लोग को बता दूं। तो ये जो है भारत से जस्ट बगल में क्या है बच्चों, पाकिस्तान है, उसके बाद क्या है, अफगानिस्तान है, उसके बाद क्या है बच्चों, अफगानिस्तान है, और इसके बाद क्या है, ईरान है बच्चों, क्या है, ईरान है। लेकिन अगर बात किया जाए तो इधर नेपाल जो है, नेपाल जो है बच्चों एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम ही नहीं हुआ है, गुलाम ही नहीं मतलब वो कभी लड़ा ही नहीं। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, हम लोग का जो है चाइना है, तो इसलिए हम लोग के चाइना से जो है मार्केटिंग वगैरह होते रहता है। तो ये जो देश था, बाकी श्रीलंका भी हमारे नीचे में लटका हुआ है, और ये बांग्लादेश भी है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान देना, बांग्लादेश भी है, और छोटा सा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लूँ तो बेहतर होगा। देखो बच्चों नेपाल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, जो किसी का आज तक गुलाम नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी से लड़ा ही नहीं बच्चों। एक और है भूटान। ठीक है, भूटान जो है सबसे गरीब देश, अगर पूछ दिए गरीब देश कौन सा है बच्चों अभी तक में, तो वो आपका भूटान है। क्या है बच्चों, भूटान है। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में आ जाता है बच्चों बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद बुर्मा, लाओस, काम्बोडिया, वियतनाम, ये इस तरह से हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। और ये जो था बच्चों, ये जो आपको ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये क्या है, समुद्र है बच्चों, क्या है, समुद्र है। ये चीज़ें आप लोग आगे जब पढ़िएगा तब फिर भी आप लोग को ये चीज़ें पढ़ना ही होगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भैया अगर समझ गए हैं तो ठीक है, मैंने अपनी जो 100% था, जो 100% था बच्चों आप लोग के लिए दिया। तो बच्चों आप लोग का जो पहला अध्याय था ठीक है, पहला अध्याय क्या था भाई, ध्यान देना, यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या था बच्चों, राष्ट्रवाद। दूसरा अध्याय जो था आपका बच्चों समाजवाद एवं साम्यवाद, और भी हो सकता है साम्यवाद एवं के जगह। ठीक है, साम्यवाद। और तीसरा जो अध्याय था आप लोग का बच्चों, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो बच्चों देखो इसका भी वीडियो बन चुका है, इसका भी तो अभी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। नेक्स्ट डे जो आएगा आप लोग का चौथा अध्याय आएगा, कौन सा आएगा, भारत में राष्ट्रवाद बच्चों, क्या आएगा, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में क्या आएगा बच्चों, राष्ट्रवाद आएगा। तो बच्चों अगर आप लोग को मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक करना, ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप लोग के लिए
मैंने पसीना पसीना बहा दिया, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया और कहानी की तरह कंप्लीट करवा दिया। इतना तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो पेड कोर्स भी बच्चे लेते हो ना, तो पेड कोर्स से भी मैंने बेहतर शिक्षा देने की कोशिश किया है। ठीक है बच्चों, वो आपने जो बच्चे को समझ में आ जाता वो बच्चे अपने खुद बोल देते ये सारी बातें। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें था। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।